जब मैं उसे वो रेशमी जुराबे पहना रहा था, तब हमने वादा किया था कि हम साथ में टॉप यूनिवर्सिटी जाएंगे, पर मैंने जानबूझकर अपने फाइनल एग्जाम में 0 स्कोर किया। मेरे सिर्फ 600 नंबर आए और मेरा सपना मेरे हाथ से फिसल गया। वो पढ़ाई के लिए विदेश चली गई, पर उसे ये नहीं पता था कि मैं कॉलेज तक नहीं जा पाया। हालात ऐसे बने कि मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मैं पेट पालने के लिए डिलीवरी बॉय बन गया। एक रात थका हारा शरीर लेकर मैं अपना आखिरी ऑर्डर देने जा रहा था, तभी रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार रेंज रोवर ने मुझे टक्कर मार दी। मैं सड़क पर जा गिरा। तभी लाल हाई हील्स पहने एक औरत गाड़ी से उतरी और मेरे पास आकर झुकी। क्या तुम ठीक हो? मेरा ये इरादा नहीं था। ये कहते हुए उसने अपना गुची का बैग खोला और नोटों की एक गड्डी निकाली। शायद वो 2-3 हजार रुपए रहे होंगे। ये पैसे रखो और पास के किसी अस्पताल में जाकर अपना चेकअप करवा लो, कहीं कोई गहरी चोट तो नहीं है। मुझे अभी एक बहुत जरूरी काम से निकलना होगा। इतना कहकर उसने पैसे मेरे हाथ में थमाए और जाने लगी, पर वो तुरंत रुकी और दोबारा मेरे पास आकर बैठी। उसने बैग से पेन निकाला और एक पर्ची पर अपना फोन नंबर लिख दिया। फिर उसने अपना आईडी कार्ड और वो पर्ची मेरे हाथ में देते हुए मुझसे कहा, अगर कोई भी बात हो तो मुझे इस नंबर पर फोन करना। मेरा नाम शेन यूचू है। जब तक मैंने उसका आईडी कार्ड देखा, वो जा चुकी थी। ये सब 1 मिनट के अंदर ही हो गया। हमें ठीक से बात करने का मौका तक नहीं मिला। वो सफेद रेंज रोवर आंखों से ओझल हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से उठा और अपना आखिरी ऑर्डर पहुंचाया। काम खत्म करने के बाद मैं अकेला अपनी स्कूटी खींचते हुए घर पहुंचा। उस वक्त मेरे हाथ में उस अमीर औरत का आईडी कार्ड था। आधी रात हो चुकी थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने आखिरकार उस नंबर पर फोन मिलाया। पहली बार में किसी ने फोन नहीं उठाया। 1 मिनट बाद मैंने फिर से कोशिश की। इस बार फोन काट दिया गया। मुझे चैन नहीं आया, तो मैंने तीसरी बार फोन मिलाया। इस बार कॉल उठ गई। दूसरी तरफ से एक चिड़चिड़ी सी आवाज आई, कौन है? क्या काम है? जल्दी बोलो। मैंने बहुत ही तमीज से कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उद्धरण, ओह आई एम सो सॉरी। उसका लहजा एकदम बदल गया। वो बार बार माफी मांगने लगी और बोली, मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। तुम अभी किस अस्पताल में हो? क्या डॉक्टर ने तुम्हें देख लिया? उसकी फिक्र सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने शांति से कहा, मैं ठीक हूँ, बस मेरी स्कूटी काफी बुरी तरह टूट गई है। उसने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो, बस यही काफी है। स्कूटी के कितने पैसे हुए? मैंने फोन पर कहा, आपने जो पैसे दिए थे वो मरम्मत के लिए काफी है। आपका आईडी कार्ड मेरे पास है। आप इसे कब और कहां से लेना चाहेंगी? क्या अभी हो सकता है? उसने झिझकते हुए पूछा। मैं खुद तो नहीं आ पाऊंगी, मैं बहुत फंसी हुई हूँ। क्या मैं अपने किसी दोस्त को भेज दूँ? मैंने कहा, ठीक है, और उसे अपना पता दे दिया। फोन रखने के बाद मैं एक पुराने स्टूल पर बैठ गया और अपने जख्मों पर मलहम लगाने लगा। करीब आधे घंटे बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं कमरे से बाहर आया और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने 4 आदमी खड़े थे। सबसे आगे खड़ा लड़का मेरी ही उम्र का लग रहा था, करीब 20 साल का। उसके पीछे खड़े 3 आदमी काफी हटे कट्टे थे, बिल्कुल बाउंसरों की तरह। आगे खड़े लड़के ने मुझे घूरते हुए पूछा, क्या तुमने फोन किया था? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वो झुंझलाकर बोला, शेन यूचू का आईडी कार्ड तुम्हारे पास है क्या? मैंने अभी मुंह खोला ही था कि उस लड़के ने जोरदार मुक्का मेरे चेहरे पर जड़ दिया। फिर उसने मेरे पेट पर एक लात मारी। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, उसने मेरे मुंह पर लात मारी। मेरे मुंह में खून का नमकीन स्वाद भर गया। बगल के कमरे में रहने वाला मेरा दोस्त लियो किया, जिसके साथ मैं रोज बैठता था, उसने दरवाजा खोला, नजारा देखा और डर के मारे फौरन दरवाजा बंद कर लिया। वो लड़का मेरे पास आया और अपने जूतों से मेरा हाथ कुचलते हुए ठंडे लहजे में बोला, कहाँ है आईडी कार्ड? मैं बोलना चाहता था, पर मेरा आधा चेहरा सुनना पड़ चुका था। शब्द गले में ही फंस कर रह गए। उसने पीछे खड़े आदमियों को इशारा किया, अंदर जाओ और ढूंढो वो आईडी कार्ड और पर्ची। मेरे कमरे की मेज पर ही रखे थे। वो आदमी तुरंत उन्हें लेकर बाहर आ गए। लड़के ने आईडी कार्ड देखा और उसे अपनी जेब में रख लिया। उसने मेरे हाथ पर और जोर से दबाव डाला और नफरत से बोला, अंधा है क्या? हाथ पैर सलामत चाहिए तो आइंदा उस औरत के आसपास भी मत देखना, वरना अगली बार तू जिंदा नहीं बचेगा। उसने मेरा पहचान पत्र देखा और बड़े इत्मीनान से अपनी जेब में रख लिया। उसका पैर मेरी बाजू को बुरी तरह कुचल रहा था और फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, अपनी औकात भूल गया है क्या? हाथ साफ करने के लिए तुझे यही जगह मिली थी। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा उस औरत के आसपास भी नजर आया तो खैर नहीं तेरी, तुझे तो मैं जान से मार डालूंगा। इतना कहकर उसने मुझे एक जोरदार लात मारी और चला गया। लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे कुछ याद आया। वो वापस आया, मेरे बेडरूम में घुसा, मेरा फोन उठाया और मेरे सामने ही जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। जब उसे यकीन हो गया कि फोन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, तभी वो शान से वहाँ से निकला। उनके जाने के बाद मैं बिस्तर के किनारे बैठा रहा। मेरी उंगलियों के बीच 7 रुपए की सिगरेट सुलग रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, ये दुनिया इतनी बेरहम क्यों है
और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई इतने मुखौटे क्यों पहनता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो अपना ID कार्ड क्यों छोड़ गया? और मुझे पिटवाने का क्या मतलब था? क्यों? मैंने खुद से वादा किया, मुझे इसका जवाब चाहिए कि आखिर वो चाहता क्या है। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी, जैसे ये रात कभी खत्म ही नहीं होगी। कल जब सूरज निकलेगा तो इस शहर में एक और बेघर इंसान बढ़ जाएगा। सुबह की पहली किरण कमरे में आई। मैंने अपना सारा सामान सूटकेस में भर लिया था। आज मुझे ये कमरा खाली करना था। कल रात के हंगामे की वजह से मकान मालिक को लगा कि मैं गलत लोगों के साथ उठ बैठ रहा हूँ, इसलिए उसने मुझे कमरा देने से मना कर दिया। मैंने सूटकेस को अपनी पुरानी स्कूटी पर लादा। जेब में बस वो 2600 रुपये बचे थे जो उस लड़की ने कल बारिश में मुझे दिए थे। पिछले महीने की सैलरी तो मैंने पापा के इलाज के लिए घर भेज दी थी। बस थोड़े से पैसे बचे थे। उन 2600 रुपयों में से 800 का एक स्मार्टफोन लिया। डिलीवरी का काम तो जारी रखना था, बाकी के पैसों से कमरा ढूंढना था, वरना आज रात सड़क पर गुजारनी पड़ती। नया फोन ऑन करते ही चाचा का फोन आ गया। मोमो क्या कर रहा है? मेरे चाचा चेन शाओ जी, एक अजीब इंसान। दादाजी ने उन्हें सड़क से उठाया था। मुझसे 6 साल बड़े हैं, बदमाशियों के लिए पूरे इलाके में मशहूर हैं। मैंने सड़क के किनारे बैठकर पूछा, चाचा आज कैसे याद किया? सब ठीक है? बोले, कुनमिंग आया हूँ तेरे पापा की दवा के लिए। सुना है यहाँ एक डॉक्टर अच्छा है। आज रात तेरे यहाँ रुकूंगा, कल सुबह निकल जाऊंगा। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। अगर उन्हें पता चला कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है तो वो क्या सोचेंगे? घर पर मम्मी पापा को क्या बताएंगे? ऊपर से मेरे चेहरे पर चोट के निशान थे। चाचा तो सवाल पूछ पूछ कर परेशान कर देंगे। मैंने हकलाते हुए कहा, चाचा आप रहने दीजिए, दवा लीजिए और निकल जाइए, मुझे बहुत काम है। चाचा नहीं माने, बोले मम्मी ने तेरे लिए अंडे भेजे हैं, आना तो पड़ेगा, बाद में बात करते हैं, और फोन काट दिया। मैं बस फोन को देखता रह गया। 2 घंटे में कमरा ढूंढना नामुमकिन था, लेकिन चाचा आ रहे थे, ये बड़ी मुसीबत थी। मैंने सोचा स्टेशन के पास कोई सस्ता होटल ले लेता हूँ, चाचा को वहाँ सेट कर दूंगा, फिर मुझे कहाँ सोना है फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे बाद स्टेशन पर चाचा मिले। वही पुरानी नकली नाइकी की टी-शर्ट, गठीला शरीर और हाथ पर एक नया टैटू। देखते ही चौंक गए। मोमो ये क्या हाल है? किससे लड़ाई की? मैंने झूठ बोला, बस गिर गया था। चाचा को यकीन नहीं हुआ, बोले मुझे बेवकूफ मत बना, कोई ऐसे गिरता है क्या? पिता है तू, सच बोल। मैं जानता था उन्हें धोखा देना मुश्किल है, पर मैं सच नहीं बताना चाहता था। मैंने बात टाल दी, छोड़िए ना, चलिए पहले रुकने की जगह चलते हैं। बस एक बार चाचा कहीं ठीक से टिक जाएं, तो उनका मेरे साथ रहने का ख्याल अपने आप खत्म हो जाएगा। एक बार उन्हें सही जगह मिल जाए तो फिर मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगा। मेरे लिए तो कोई भी कोना काफी है। 2 घंटे बाद मैं स्टेशन पर चाचा को लेने पहुंचा। वो बिल्कुल पहले जैसे ही थे। वही पुरानी नकली नाइकी की टी-शर्ट जिसमें उनकी गठीली मांसपेशियां साफ दिख रही थी और उनकी बाजू पर एक नया टैटू चमक रहा था। मुझे देखते ही वो ठिठक गए और फौरन फिक्रमंदी से पूछा, मोमो ये क्या हाल बना रखा है, किससे भिड़ गया तू? मैंने झूठ बोल दिया कि मैं खुद ही गिर गया था, पर चाचा को बेवकूफ बनाना नामुमकिन था। वो बोले, क्या तू अपने चाचा को भी अपने माँ बाप की तरह फुसलाने की कोशिश कर रहा है? भला गिरने से किसी की ऐसी हालत होती है क्या? बोल, किसने हाथ उठाया तुझ पर? डर मत, बता मुझे। मैं जानता था कि चाचा ने दुनिया देखी है, उन्हें धोखा देना आसान नहीं है, लेकिन मैं उन्हें इन सब में घसीटना नहीं चाहता था, इसलिए बात टालते हुए कहा, छोड़िए ना, चलिए अब पहले आपको आपके ठिकाने पर ले चलता हूँ। दवा लेने जाते वक्त चाचा जी खामोश थे, बस मेरे साथ साथ चल रहे थे। एक छोटे से होटल में रुककर मैंने उनसे कहा, आज रात आप यहीं रुकिए, दवा लेकर मैं काम पर निकल जाऊंगा। मेरे पिटने की बात मम्मी पापा को मत बताना, वरना वो परेशान हो जाएंगे। चाचा जी ने जिद पकड़ ली, आखिर हुआ क्या है? किसने मारा तुम्हें? मोमो क्या तुम घर से कुछ छुपा रहे हो? साफ साफ बताओ, किसने मारा और क्यों? मैं परेशान होकर बिस्तर पर बैठ गया और सिगरेट जलाई। झुंझलाकर बोला, कसम से मुझे खुद नहीं पता उन्होंने क्यों मारा। मैंने कल रात की पूरी बात उन्हें बता दी। आखिर में मैंने फिर कहा, चाचा जी प्लीज मम्मी पापा को मत बताना, वो फालतू में चिंता करेंगे। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप वापस जाते वक्त ये ले जाइए। चेन शाओ जी चुपचाप सिगरेट पीते रहे। कुछ देर बाद बोले, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने 2000 रुपये निकाले। ये पैसे तुम अपने पास रखो, मम्मी पापा को देने की जरूरत नहीं है। ये लो 2000 और किसी अच्छी जगह कमरा किराए पर ले लो, खुद का थोड़ा ख्याल रखो। नहीं चाचा जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। चाचा जी ने हुक्म दिया, रखो इसे, चुपचाप ले लो, ज्यादा बहस मत करो। दोपहर में मैं तुम्हारे पापा की दवा ले आऊंगा, तुम घर ढूंढ लो, रहने का ठिकाना पक्का करो। रात को साथ खाना खाएंगे, कल सुबह मैं ट्रेन पकड़ लूंगा। मैंने गहरी सांस ली।
मुझे महसूस हुआ कि चेन शाओ जी वाकई मेरी परवाह करते हैं। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मान गया। दोपहर में मैं घर ढूंढने निकला और वो दवा लेने। पापा की किडनी की बीमारी कई सालों से है। इलाज में घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। दादाजी ने जो वसीयत छोड़ी थी उसमें कुछ 1000 रुपए थे। कायदे से वो पैसे पापा और चाचा जी में बंटने चाहिए थे, लेकिन चाचा जी ने 1 रुपया नहीं लिया, सब पापा के इलाज में लगा दिया। चेन शाओ जी भले ही आवारा लगते हों, पर उनका दिल बहुत बड़ा है। दोपहर तक मुझे एक 3 कमरों वाला फ्लैट मिल गया। 3 कमरों का फ्लैट था जिसमें लोग साथ रहते थे। एक छोटा कमरा खाली था, 700 रुपये किराया। किचन और बाथरूम कॉमन थे। ब्रोकर ने बताया एक कमरे में कपल रहता है, दूसरे में एक लड़की। कमरा पसंद आया तो मैंने 3 महीने का किराया दे दिया। शाम के 4 बज चुके थे। चेन शाओ जी का मैसेज आया कि वो स्टेशन के पास है, रात को साथ खाना खाएंगे। निकलते वक्त मेरी मुलाकात उस लड़की से हुई। वो काम से लौटी थी, फॉर्मल कपड़ों में, काफी क्लासी लग रही थी। जैसे ही वो जूते बदलने के लिए झुकी, उसकी ड्रेस के गले से मुझे सब कुछ दिख गया। कसम से मैंने जानबूझकर नहीं देखा था, लेकिन वो नजारा था ही ऐसा कि नजरें हट ही नहीं रही थी। जब वो सीधी हुई तो मैं अभी भी घूर रहा था। उसने मुझे घूर कर देखा और नफरत से बोली, बदतमीज। फिर अपना गला संभालते हुए अंदर चली गई। रात को मैंने चेन शाओ जी के साथ खाना खाया, हमने बियर पी। मेरा वापस उस फ्लैट में जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने होटल में ही एक कमरा ले लिया। मैं डिलीवरी का काम करने लगा। काम नहीं तो पैसा नहीं। रात के 11:30 बजे तक काम किया। आखिरी ऑर्डर देखकर मैं हैरान रह गया। ये उसी लड़की का ऑर्डर था जिसका नाम लिन यफी था। मैं खाना लेकर घर पहुंचा। कपल वाला कमरा बंद था, लाइट भी नहीं थी। लिन यफी के कमरे की लाइट जल रही थी। कीबोर्ड की आवाज आ रही थी। मैंने अपनी जैकेट उतारी और खाना लेकर उसके दरवाजे पर गया। मैंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। उसने घर के कपड़ों में दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपना गला ढका, नफरत भरी नजरों से मुझे देखा। मैंने खाना आगे बढ़ाया। तुम्हारा ऑर्डर। वो चिल्लाई, किसने कहा था मेरा खाना छूने को? उसने झपटकर खाना मेरे हाथ से छीना और सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। खाने में सूप था जो मेरे जीन्स पर गिर गया। सब कुछ बर्बाद हो गया। उसने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। मैं वहीं खड़ा रह गया। कितनी अजीब लड़की है। मैंने तो बस अपना काम किया था। शायद उसे अभी भी वो घटना याद थी। खैर, मुझे क्या। मैं अपने कमरे में चला गया। थका हुआ था, सो गया। अगले दिन एक नई मुसीबत इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं बस खड़ा रह गया। कुछ समझ नहीं आया तो सिर हिलाते हुए अपने कमरे में आ गया। मैं दरवाजे पर बेबस खड़ा रहा और मायूसी में सिर हिला दिया। फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, एक और नेगेटिव रिव्यू। डिलीवरी के बदले मुझे एक बैड रिव्यू मिला था। लिखा था, तुमने मेरा ऑर्डर किसी और को क्यों दिया? इतनी लापरवाही, शर्म नहीं आती? ये पढ़कर खून खौल उठा। एक रिव्यू और 300 का जुर्माना। दिन भर की मेहनत तो बस इतनी ही थी। आज कुत्ते की तरह थक गया था और अब ये सब। और उसी एक रेटिंग ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। बिस्तर पर बैठकर सिगरेट सुलगा ली। जिंदगी भी क्या चीज है। सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मैं अपनी फूटी किस्मत को कोसने लगा। बुधवार दोपहर चाचा जी का फोन आया। लगा घर की कोई बात होगी। मैंने बाइक रोकी और पूछा, चाचा क्या हुआ? मैं अभी डिलीवरी कर रहा हूँ, बाद में बात करूँ? नहीं, अभी आ, मैं चौराहे पर हूँ। तू डिलीवरी छोड़, पहले यहाँ आ। अब और ऑर्डर मत लेना, सीधा यहाँ आ जा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो एक्सीडेंट वाली जगह। हाँ वही, तू आ, मुझे बता तू कहाँ था। मैं जहाँ हूँ वहीं आ और मुझे बता कि उस रेंज रोवर ने तुझे कैसे मारा। मुझे लगा चाचा कुछ करने वाले हैं। आप वापस आ गए, क्या कर रहे हैं? तू वापस कुनमिंग क्यों आया? मैं ये सब सुलझा दूंगा। मैं ये हिसाब बराबर करके रहूंगा। तू आ, वरना मुझे सीसीटीवी फुटेज खंगालनी पड़ेगी। बस वो रिकॉर्डिंग मिल जाए, फिर देख मैं क्या करता हूँ। मैं जानता था चाचा किस मिट्टी के बने हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वहीं रुकिए, मिलकर बात करते हैं। आधे घंटे बाद मैं चौराहे पर था। चाचा वहीं थे। वो बस कैमरों को घूर रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वहाँ के कैमरों का क्या हुआ। पता नहीं क्या सोच रहे थे। उन्होंने मुझे सिगरेट दी और पूछा, कहाँ टक्कर हुई थी? मैंने सुधारा, टक्कर नहीं, मैंने उसे मारा था। वो मुड़ रहा था। चाचा भड़क गए। अरे, इतना तो सबको पता है कि सीधे जाने वाले को रास्ता देना चाहिए। बस ये बता किस तरफ? मैंने सामने इशारा किया। चाचा छोड़िए ना। चाचा, अब इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। हम यहाँ नए हैं, फालतू का पंगा क्यों लेना? मामला जितना कम बढ़े उतना ही अच्छा है। उन्होंने सिगरेट बुझाई और बोले। उन्होंने सिगरेट जमीन पर फेंकी और उसे अपने जूते से कुचल दिया। ये बात मुझे पता चल गई है। नंबर प्लेट मिल जाए, फिर उस बंदे को ढूंढ लूंगा जिसने तुझ पर हाथ उठाया है। उसे तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। तू अपना काम कर। वो चल दिए। मैंने पीछे से चिल्लाया, चाचा मैं पेरिस स्प्रिंग में हूँ, रात को वहीं रुकेंगे। उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा। नहीं, तू अपना देख। वो भीड़ में गायब हो गए। मुझे डर लग रहा था। वो लोग खतरनाक थे। रेंज रोवर वाले, गुची के बैग वाले। वो बैग हजारों का था, असली गुची।
चेन शाओ जी, चाचा यहाँ अकेले क्या कर लेंगे, ये तो मुसीबत मोल लेना है। पर मैं उन्हें रोक भी नहीं सकता था, को रोकना नामुमकिन था। मैं बस बेबसी में उसे देखता रहा। 3 दिन बाद चाचा का फोन आया, आधे घंटे में सिटी कार मार्केट आ, 1 घंटे के अंदर सिटी मॉल के पार्किंग लॉट में पहुँच जाना। मैं पहुँचा तो चाचा एक कोने में बैठे थे। जब मैं पार्किंग में पहुँचा और चेन शाओ जी को ढूंढा तो वो एक कोने में घात लगाए बैठा था और उसके ठीक सामने वही सफेद रेंज रोवर खड़ी थी। वो सफेद रेंज रोवर खड़ी थी, खरोंच अभी भी वैसी ही थी। मैं हैरान था कि उन्होंने इसे ढूंढ कैसे लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, दिल बैठा जा रहा था। मैंने फिर समझाया, चाचा रहने दीजिए, मामला मत बढ़ाइए। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, नहीं, आज हिसाब बराबर होगा। रात के 8 बज रहे थे। रात के 8 बज चुके थे। सन्नाटा पसने लगा था, काफी भीड़ थी। यहाँ पंगा लेना सही नहीं था। उन्होंने मुझे सिगरेट दी, ले पी। उस काली सेंट्रो में बैठ और इंतजार कर, गाड़ी में बैठ और इंतजार कर, वो आता ही होगा। किसकी गाड़ी है पूछ मत, बस बैठ जा। मैं अंदर बैठा तो घबराहट होने लगी। 10 साल पुरानी खटारा गाड़ी थी और ड्राइवर सीट के पास एक लोहे का पाइप, एक तरफ से पट्टी बंधी हुई थी। साफ था कि आज रात यही हथियार इस्तेमाल होने वाला है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। नफरत तो मुझे भी थी उनसे, पर किसी पर हाथ उठाना, मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने शाओ जी को समझाने की कोशिश की कि मुसीबत मोल न ले, पर बेकार। मैं बस खुद से ही बातें कर रहा था। रात के 9:15 बजे होंगे। वो आ गए, वही लड़का जिसने मुझे मारा था और शेन यूचू भी। दोनों साथ में अपनी रेंज रोवर की तरफ बढ़े। शेन यूचू ने वही गुची का बैग टांगा हुआ था, शायद वही वाला नहीं था, पर था वही। लड़का ड्राइवर सीट की तरफ गया। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, शाओ जी ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या यही है वो दोनों? अंकल छोड़िए ना, वो चिड़चिड़ा सा लग रहा था। ज्यादा बकवास मत कर, बस इतना बता यही है या नहीं। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, हाँ। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, उसकी नजरें टिकी हुई थी। रेंज रोवर स्टार्ट हुई और धीरे से पार्किंग से निकल गई। जैसे ही वो गाड़ी पार्किंग से निकली, शाओ जी ने भी पीछा शुरू कर दिया और उनके पीछे लग गया। मैं बहुत डरा हुआ था, मैं बहुत घबराया हुआ था। पता नहीं वो क्या कर बैठे। वो आगे आगे चल रहे थे। शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर आते ही, एक सुनसान रास्ते पर पहुंचते ही शाओ जी ने चाल बदल दी। फिर अचानक कट मार दिया और जोर से ब्रेक मार दी। हमारी गाड़ी तिरछी होकर उनके सामने खड़ी हो गई। मानना पड़ेगा, रेंज रोवर के ब्रेक अच्छे थे, वरना टक्कर पक्की थी। अगर कोई और गाड़ी होती तो अब तक टक्कर हो चुकी होती। आराम से झुककर सिगरेट सुलगाने लगा। वो लड़का गाड़ी से बाहर निकला, गुस्से में लाल पीला होकर हमारी गाड़ी के पास आया और जोर से लात मारी। अबे साले, गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? उसने गुस्से में गाड़ी के दरवाजे पर लात मारी और गालियां देने लगा। दाहिने हाथ से वो पाइप उठाया और बाएं हाथ से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा सीधे उस लड़के को लगा, वो पीछे जा गिरा। शाओ जी ने अपनी गाड़ी का लॉक खोला और जोर से धक्का दिया। बिना एक शब्द बोले उसने पाइप से उसके सिर पर वार किया। लड़के ने हाथ से रोकने की कोशिश की। कुछ ही कदमों के बाद वो हाथ में लोहे की रॉड लेकर बाहर निकला। वो लड़का लड़खड़ाकर गिर गया। उसने सीधा उसके सिर पर वार किया। उस आदमी ने बचने के लिए हाथ ऊपर किया। वो बस उसे देखता रहा। एक शब्द भी नहीं निकला उसके मुंह से। शेन यूचू गाड़ी से उतरी और भागकर उसके पास गई। युहाओ, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? वो जमीन पर पड़ा शाओ जी को देख रहा था। चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये क्या बदतमीजी है? क्यों मार रहे हो इसे? उसकी सारी हेकड़ी अब हवा हो चुकी थी। शेन यूचू बगल वाली सीट से उतरी और बिना पीछे देखे मुझसे कहा, मुमू इधर आ, बता इसे कैसे सबक सिखाना है। मैं कांपते हुए उसके पास गया और धीरे से बोला, अंकल छोड़िए ना, जो हुआ सो हुआ, चलिए यहाँ से। तुम लोग कौन हो? शेन यूचू ने मुझे नहीं पहचाना। हैरानी की बात नहीं थी। उस रात बारिश हो रही थी, अंधेरा था और मैंने डिलीवरी वाला हेलमेट पहना था, लेकिन अब वो हमें गौर से देख रही थी, बुरी तरह डरी हुई। तुम लोग चाहते क्या हो? तेज बारिश हो रही थी और आधी रात का वक्त था। उसने एक कश लिया, सिगरेट जमीन पर फेंकी और धीरे से उकड़ू बैठ गया। उसने पाइप का सिरा युहाओ की जांघ पर टिका दिया। मैं देख सकता था कि वो कितना जोर लगा रहा था। लड़के का चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया था, पर वो मर्द की तरह चुप था। उसने शेन यूचू की तरफ देखा तक नहीं, बस उसका हाथ मरोड़ दिया। उसने कहा, मुमू को मारा, उसका फोन तोड़ा, इसका हर्जाना 5000 रुपए अभी ट्रांसफर कर, पैसे ट्रांसफर कर, वरना आज यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाएगा। शेन यूचू को भी पता था कि ये लड़का क्या चीज है। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया, पर वो भी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपना बैग खोला, कांपते हुए बोली, प्लीज इसे चोट मत पहुंचाओ, ये लो पैसे, ये लो उसका फोन, 5000 में सौदा पक्का समझो। मुझे नहीं पता कितने थे, बस दे दिए। शाओ जी हंसा, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुझे, आज तू यहाँ से सही सलामत नहीं जाने वाला। शेन यूचू शायद जानती थी कि ये आदमी किस मिट्टी का बना है। ऊपर से शाओ जी का खौफनाक अंदाज देखकर वो बुरी तरह डर गई। उसने कांपते हाथों से अपना बैग खोला और गिड़गिड़ाते हुए बोली,
प्लीज उसे चोट मत पहुंचाओ, मैं पैसे देती हूँ। वो बिना गिने बैग से कैश निकालकर शाओजी के हाथों में ठूंसने लगी। मुझे नहीं पता था कि वो कितने पैसे थे, पर उसने सब कुछ हमारे हवाले कर दिया। वो बस उसे बचाना चाहती थी। चेन शाओजी ने एक सरसरी नजर डाली और बोला, बस बहुत हुआ, फिलहाल के लिए ये मामला यही रफा दफा समझो। साले, अपने बाप के पैसे के दम पर शरीफों को डराना बंद कर। तुम सब कान खोलकर सुन लो, अगर अभी भी चैन नहीं मिला तो फिर आ जाना। मेरा नंबर याद रखना बहुत आसान है, 13,56,677 नया नंबर है, रट लो। अगर अभी भी खुजली हो रही है तो जब जी चाहे फोन कर लेना। इतना कहकर चेन शाओजी ने हाथ में पकड़ी लोहे की रॉड वापस रखी और मुझसे बोला, मुमु चल अब, अगर इसने दोबारा तुझे आँख भी दिखाई तो मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। वो वाकई खतरनाक लग रहा था। यही चेन शाओजी का काम करने का तरीका था। वहाँ से जाते वक्त मैं खुद को रोक नहीं पाया और मुड़कर फिर से शेन यूचू को देखा। वो बला की खूबसूरत थी। उसके नैन नक्श इतने मुकम्मल थे कि लफ्ज कम पड़ जाएं। जब मैं उसे देख रहा था तो उसकी नजरें भी मुझ पर ही थी। उस पल जब हमारी आंखें मिली तो मुझे अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने फौरन अपनी नजरें झुका ली और गाड़ी में बैठ गया। चेन शाओजी मेरी घबराहट ताड़ गया था। उसने चिढ़ते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? अबे डरता क्यों है, वो भी हमारी तरह हार्ड मांस के ही बने हैं। इतना खौफ किस बात का? अगर वो भिड़ेंगे तो हम भी उन्हें मजा चखाएंगे। सच कहूँ तो मैं परेशान था। कुनमिंग में इतने साल रहने के बाद भी मैं हमेशा एक मामूली बाहरी आदमी की तरह ही रहा हूँ। मुझे झगड़ों से नफरत है और मारपीट से तो कोसों दूर रहता हूँ। मेरी सोच हमेशा यही रही है कि जितना हो सके पचड़ों से बचूं, बस जी तोड़ मेहनत करूँ, पैसे कमाकर घर भेजूं और बस इसी उम्मीद में रहूं कि पिताजी का इलाज करा सकूं। जब मैं कुछ नहीं बोला तो चेन शाओजी ने मुझे दिलासा देते हुए कहा, अरे छोड़ यार, ये मुंह लटकाना बंद कर, छोटी सी बात थी। अगर वो फिर परेशान करे तो मुझे बताना, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि भूल जाएगा। तू अगले मोड़ पर उतर जाना, ये पैसे रख ले और थोड़ा संभल कर खर्च करना। मैं कुछ दिन कुनमिंग में ही हूँ, जरूरत पड़े तो फोन करना। उसने मेरी हाँ या ना का इंतजार भी नहीं किया और पैसों की गड्डी जबरदस्ती मेरी गोद में फेंक दी। मुझे पता था कि पिताजी के इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने मना नहीं किया। करीब 6,000 रुपए थे। मैंने सब रख लिए और पूछा, क्या तू घर नहीं चलेगा? कुनमिंग में क्या कर रहा है? तू उसकी फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा। बस मेरी एक बात याद रखना, तू सिर्फ डिलीवरी वाला नहीं है। अगर वो दोबारा तंग करे तो उसे छोड़ना मत, डरपोक मत बन। मेरे और चेन शाओजी के जीने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। मोड़ पर उतरने के बाद मैं आधी रात को शहर की सुनसान सड़कों पर अकेला भटकने लगा। जेब में हजारों रुपए नकद थे, पर मुझे लग रहा था कि ये पैसे बहुत आसानी से मिल गए हैं। इतनी आसानी से कि मन में बेचैनी होने लगी। यहाँ तक कि मैंने शेन यूचू से संपर्क करने और उसे पैसे लौटाने के बारे में भी सोचा, ताकि उसे समझा सकूं कि ये सब बस एक गलतफहमी थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ और इन सब झमेलों को झेलने की मुझ में हिम्मत नहीं है, या फिर शायद एक और वजह थी। मैं चाहता था कि शेन यूचू मुझे जाने, या कम से कम उसके मन में मेरे लिए कोई गलत छवि न रहे। पर अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये सोच कितनी बेवकूफी भरी है। मैं उस जैसी अप्सरा का ध्यान खींचने की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? शेन यूचू जैसी हसीन लड़की से दोस्ती का ख्वाब देखना भी गुनाह है। मैं अपनी ही हालत पर मुस्कुरा दिया। सोसाइटी के गेट के पास मैंने सड़क किनारे से 2 चिकन विंग्स खरीदे और वहीं फुटपाथ पर बैठकर खाने लगा। एक आवारा कुत्ता दबे पांव मेरे पास आया। शायद वो उन हड्डियों को खाना चाहता था जो मैंने नीचे फेंकी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा वो डरकर 2 कदम पीछे हट गया। मैंने चिकन का एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ फेंक दिया। उसने उसे सूंघा और झट से गटक गया। फिर मैंने उसे एक हड्डी दी। अब उसकी हिम्मत बढ़ गई थी और वो धीरे धीरे मेरे और करीब आने लगा। आखिरकार उसका डर खत्म हो गया था। वो मेरे पास ही बैठकर आराम से खाने लगा। इस अजनबी शहर में मैं और वो बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों ही भटक रहे थे, बस 2 वक्त की रोटी के लिए। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि बाथरूम में कोई है। मैं बालकनी में चला गया और वहां खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। जब वापस आया तो सामने से लिन यीफे सिर्फ एक तौलिए में लिपटी हुई बाथरूम से बाहर आ रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली उसने फिर से मुझे एक जहरीली नजर से घूरा। मुझे समझ नहीं आता कि वो हर वक्त मुझे ऐसे क्यों देखती है। माना कि उस दिन गलती से उसे देख लिया था, पर क्या वो अब उम्र भर यही करती रहेगी? अगले दिन मैं काफी देर तक सोता रहा। जब उठा तो ऐप पर लॉग इन किया और काम शुरू किया। पहला ही ऑर्डर बहुत बड़ा था, पूरे 40 लंच बॉक्स जो केटी इंटरनेशनल होटल पहुंचाने थे। जब मुझे ये ऑर्डर मिला तो मुझे लगा शायद कोई कंपनी वहां ट्रेनिंग कर रही होगी। जब मैं होटल के गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने मुझे रोक दिया और कहा कि बाहर का खाना अंदर ले जाना मना है, कस्टमर को खुद नीचे आना होगा। मजबूरन मुझे उस नंबर पर फोन करना पड़ा। फोन एक लड़की ने उठाया। उसने मुझसे कहा कि मैं फोन गार्ड को दे दूं। पता नहीं उसने गार्ड से क्या कहा, पर गार्ड ने फोन वापस करते हुए मुझसे कहा कि मैं लिफ्ट से सीधे ऊपर जा सकता हूँ। 29वीं मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में मेरा पहला चक्कर था। सिर्फ 20 पैकेट ऊपर ले गया, बाकी ई रिक्शा पर छोड़ दिए। गार्ड से कहा था कि जरा देख लेना। अंदर सिर्फ वही लड़की थी जिसने ऑर्डर दिया था। उसने कहा खाना टेबल पर रख दो, तो मैं बाकी लेने नीचे चला गया।
जब दोबारा ऊपर आया और खाना अंदर रखा तो जो देखा मेरे होश उड़ गए। सामने शेन यूचू खड़ी थी, हमारी नजरें मिली। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर वो वही थी। इसी कॉन्फ्रेंस रूम में एक आदमी ने उसे खाना दिया और बोला, शेन मैम मीटिंग में थक गई होंगी, पहले खाना खा लीजिए। शेन यूचू ने खाना लिया और शुक्रिया कहा। मेरी तो रूह कांप गई। कल ही तो चेन शाओजी के साथ मिलकर उसके बॉयफ्रेंड को पीटा था और आज उसी के अड्डे पर खाना देने आ गया। ये तो खुद मौत को दावत देना है। मैंने जल्दी से खाना रखा और लड़की से कहा, ऑर्डर पूरा हो गया, एंजॉय कीजिए। बिना पीछे देखे भागा। लिफ्ट में घुसते ही बस यही सोचा कि यहाँ से जल्दी निकल जाऊँ। लिफ्ट सीधे नीचे आई, कहीं नहीं रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला मैं सन रह गया। बाहर कम से कम 4 गार्ड खड़े थे। मैंने नॉर्मल दिखने की कोशिश की, पर 2 गार्ड्स ने मुझे दबोच लिया। बोले, चलो हमारे साथ। मैंने कहा, गलतफहमी हुई है, आप किसी और को ढूंढ रहे हैं। पर उनका लीडर चिल्लाया, बकवास बंद कर। उसने बाकी 3 को इशारा किया, इसे ले चलो। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम सिर्फ गार्ड हो, मुझे रोकने का हक किसने दिया? मेरी आवाज सुनकर लॉबी में सब देखने लगे। मैनेजर ने तुरंत बाजी पलट दी। मुस्कुराते हुए लोगों से बोला, माफी चाहता हूँ, एक गेस्ट का कीमती सामान चोरी हुआ है। शक इस डिलीवरी बॉय पर है, हम इसे पुलिस के हवाले कर रहे हैं। लोग बड़बड़ाने लगे, ये डिलीवरी वाले भी ना कितने घटिया होते हैं। कोई बोला, लिफ्ट में थूकते हैं, अब चोरी भी करने लगे। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। मैं चिल्लाता रहा कि मैं बेगुनाह हूँ, पर किसी ने नहीं सुना। सब बस अपने फोन से वीडियो बना रहे थे। वो मुझे पुलिस स्टेशन नहीं, एक कमरे में ले गए, फोन छीन लिया और कुर्सी से बांध दिया। मोटे गार्ड ने बाकी 2 को बाहर भेजा, जाओ काम पूरा करो, मैं और झांग यहाँ से संभाल लेंगे। वो दोनों चिढ़कर चले गए। मोटे गार्ड ने टोपी उतारी और बेड पर लेट गया। बोला, एक सिगरेट दे, लेटना ही सुकून है। मैंने चिल्लाया, ये गैर कानूनी है। उसने धमकी दी, मुंह बंद रख, मुझे नहीं पता क्या कानूनी है क्या नहीं। मुझे जो ऑर्डर मिला है मैं वो करूँगा। उसने अपने पैर की तरफ इशारा किया। अगर एक और शब्द बोला तो ये 1 हफ्ते से नहीं धुली जुराबे तेरे मुंह में ठूस दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे पता था वो ये कर सकता है। वो दोनों सिगरेट पीते रहे। मैं बस डर के मारे कांप रहा था, सोच रहा था आगे क्या होगा। कुछ देर में वो सो गए। मैंने छूटने की कोशिश की, पर सब बेकार था। घंटों बीत गए। अचानक दरवाजा खुला। गार्ड्स हड़बड़ा कर उठे। शेन यूचू अंदर आए, उसके साथ 5 लोग थे। वही लड़की भी थी जिसने ऑर्डर दिया था। बकवास बंद कर, उस मोटे गार्ड ने चिल्लाकर कहा, जो कहा है वो कर, ज्यादा होशियारी मत झाड़, चल यहाँ से। वो दोनों गार्ड गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कमरे से बाहर निकल गए। मोटे गार्ड ने अपनी टोपी उतारकर फेंकी और बिस्तर पर पसर गया। उसने दूसरे गार्ड से कहा, एक सिगरेट दे, लेटने का मजा ही कुछ और है, मुझे छोड़ दो। मैं चिल्लाया, तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। उसने मुझे धमकी दी, चुप कर साले, मुझे नहीं पता कानून वानून क्या होता है। साहब ने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। अगर अब एक शब्द भी मुंह से निकाला, उसने अपने पैरों की तरफ इशारा किया, तो अपने ये 1 हफ्ते पुराने मोजे तेरे मुंह में ठूस दूंगा। उसकी धमकी काम कर गई। वो वाकई घिनौनी थी, इतनी घिनौनी कि मेरी आवाज ही निकलना बंद हो गई। मुझे यकीन था कि वो ऐसा कर सकता है। वो दोनों कमरे में मजे से सिगरेट पी रहे थे और मैं वहाँ बैठा खौफ में इंतजार कर रहा था। पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। अब आगे क्या होने वाला है और मुझे किसका सामना करना पड़ेगा। मेरे पास बस चुपचाप इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ ही देर में वो दोनों गार्ड्स वहीं बिस्तर पर गहरी नींद में सो गए। मैंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ पैर कुर्सी से बुरी तरह जकड़े हुए थे। मेरी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। शायद 3 घंटे बीत चुके थे या शायद 4। तभी वो बंद दरवाजा अचानक एक झटके से खुला। आहट सुनते ही दोनों गार्ड्स हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ खड़े हुए। शेन यूचू 5 लोगों के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसके ठीक पीछे वही लड़की थी जिससे आज मेरी भिड़ंत हुई थी। ये क्या तमाशा है? इसे बांध क्यों रखा है? किसने कहा इसे बांधने को? खोलो इसे फौरन। तुम सब बाहर जाओ, मेरे हुक्म के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। तुम और युहाओ, क्या दुश्मनी है तुम्हारी? कल इतनी बुरी तरह क्यों मारा उसे? तो उसका नाम युहाओ है। अब समझ आया। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? क्यों मारा उसे ये तुम्हें अच्छे से पता है। तुम जैसे लोगों की यही फितरत है, हर वक्त लड़ना झगड़ना। क्या मिलता है तुम्हें? बैठकर बात नहीं कर सकते। आज तुमने उसे मारा, कल वो तुम्हें मारेगा। क्या इससे मसला हल हो जाएगा? उसे लगता है मैं कोई गुंडा हूँ। क्या मुझे अपनी सफाई देने का मौका मिलेगा? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है कि आइंदा युवाओं के पीछे मत पड़ना। पैसे चाहिए तो मुझसे मांग लो, उसे परेशान मत करो। हद है, मुझे 3-4 घंटे बांध कर रखा, मेरा पूरा दिन बर्बाद किया सिर्फ ये बकवास सुनने के लिए।
तो और क्या उम्मीद थी तुम्हें? अच्छा, अगर तुम्हें बात करनी है तो सुनो, दोपहर को जो टिफिन तुमने खाया था वो मेरा था, और पता है मैंने उसमें थूका था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगले ही पल वो मुंह दबाकर वॉशरूम की तरफ भागी। क्या सुकून मिला है। मैंने अपना फोन उठाया और शान से बाहर निकल गया। मैनेजर और गार्ड्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ, पर मुझे परवाह नहीं थी। बाहर निकला तो सोचा काम जारी रखूं, पर मेरा अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। कस्टमर केयर ने कहा कि मुझ पर चोरी का इल्जाम है। मतलब मेरी नौकरी गई। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? इतनी मेहनत से काम करता हूँ मैं, सब तुम्हारी वजह से है। तभी होटल से गार्ड्स बाहर निकले। पकड़ो इसे। मैं भागा, पर एक ने मुझे लात मारकर गिरा दिया। सबने मिलकर मुझे दबोच लिया। इस बार मुझे होटल नहीं, एक वैन में डाल दिया गया। शेन यूचू वैन में बैठी थी। मुझे रस्सी से जकड़ दिया गया। मेरे साथ 2 गार्ड्स और थे। माहौल काफी तनावपूर्ण था। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या इरादा है तुम्हारा? सिर्फ 2 निवाले खाने के लिए जान लोगी क्या? मुंह बंद रखो। अगर दोबारा उस खाने का जिक्र किया तो तुम्हें चलती गाड़ी से फेंकवा दूंगी। ठीक है, नहीं बोलूंगा, पर ये तो बताओ मुझे कहाँ ले जा रही हो? मेरी नौकरी तो पहले ही जा चुकी है। तुम्हारी नौकरी जाए या रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। युहाओ तुम्हें कोर्ट तक घसीटेगा। रुको, ये युहाओ तुम्हारा क्या लगता है? और वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? शेन युहाओ मेरा छोटा भाई है। मैं नहीं चाहती कि वो। आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? एक डिलीवरी बॉय की। जिंदगी क्या इतनी आसान होती है? समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों से मेरी दुश्मनी शुरू कैसे हुई। मैंने नफरत भरी नजरों से पीछे मुड़कर केटी इंटरनेशनल होटल के उन चमकते अक्षरों को देखा और जमीन पर थूक दिया। तभी होटल से गार्ड्स का एक झुंड चिल्लाते हुए बाहर निकला। पकड़ो इसे। भागने न पाए। सिर्फ थूकने की वजह से वो मुझे पकड़ने आ रहे थे। मैं अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन गेट पर खड़े गार्ड ने मुझे जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। बाकी सबने मुझ पर झपटकर मुझे फिर से दबोच लिया। इस बार वो मुझे वापस होटल नहीं ले गए, बल्कि धक्का देते हुए एक बड़ी लग्जरी गाड़ी में ठूस दिया। शेन यूचू गाड़ी की दूसरी लाइन वाली बाई सीट पर बैठी थी। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और मुझे दाईं तरफ की सीट पर पटक दिया गया। इन लोगों को डर था कि मैं फिर भागने की कोशिश करूंगा, इसलिए उन्होंने मेरे शरीर पर रस्सियों के कई घेरे लपेट दिए। तीसरी लाइन में 2 गार्ड्स बैठे थे और एक आगे। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पास बैठी शेन यूचू की तरफ देखा और कहा, जबान को लगाम दो। शेन यूचू ने चुप हो जाओ। शेन यूचू, क्या अब तुम मेरी जुबान बंद करने के लिए मेरा कत्ल कर दोगी? बेहद नफरत से मेरी तरफ घूरते हुए कहा। अगर फिर से उस लंच का जिक्र किया तो मैं इन लोगों से कहकर तुम्हें इसी वक्त चलती गाड़ी से बाहर फेंकवा दूंगी। ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम ये तो बताओ कि मुझे ले कहाँ जा रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। मेरी नौकरी भी चली गई। शेन यूचू ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारी नौकरी रहे या जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन युहाओ तुम्हें अदालत के कटघरे तक जरूर पहुंचाएगा। रुको जरा, मैंने पूछा, ये युहाओ आखिर तुम्हारा लगता क्या है और उसका मुझसे क्या लेना देना? शेन युहाओ मेरा छोटा भाई है। मैं नहीं चाहती कि उसे तुम्हारे भाई को चोट लगी है। ये सुनकर मुझे थोड़ी खुशी हुई। तुम्हारे भाई को चोट लगी तो मुझे क्या? तुम्हारे दोस्तों ने मेरे भाई को किडनैप किया है, अब मुझे तुम्हें ले जाकर उसे छुड़ाना है। मैंने शेन यूचू से पूछा, क्या तुम्हारे भाई को किडनैप किया है और तुम मुझे ले जा रही हो उसे छुड़ाने के लिए? मेरे कौन से दोस्त ने ऐसा किया? मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा कोई इतना खतरनाक दोस्त भी है। कल रात वाला चेन शाओजी, धत तेरे की, उसने आखिर किया क्या है? मेरा सिर फटा जा रहा था। कल तो बात खत्म हो गई थी ना, फिर वो शेन युहाओ के पीछे क्यों पड़ा? क्या उसे शेन युहाओ अमीर और कमजोर लगा? चेन शाओजी ऐसा करेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने और कुछ नहीं पूछा। पूरे रास्ते सन्नाटा था। शहर से पूर्वी रिंग रोड के बाहरी इलाके तक हम एक पुराने गोदाम पर पहुँचे। वहाँ शेन युहाओ की ब्यूइक खड़ी थी और पास में ही चेन शाओजी की सेंटाना। गाड़ियों के पास एक मेज थी जो असल में 2 पुराने टायरों पर एक लकड़ी का तख्ता रखकर बनाई गई थी। मेज पर कुछ डिब्बे और अचार रखे थे और पास में खाली बियर की बोतलें बिखरी थी। चेन शाओजी अकेला वहाँ बैठा था, बाकी सब बुरी हालत में थे। सबके चेहरे सूजे हुए थे। शेन युहाओ भी। ये देखकर शेन यूचू से रहा नहीं गया। वो गाड़ी से उतरी और दौड़कर वहाँ गई। चिंता से पूछा, युहाओ ये क्या हाल बना रखा है? किसने किया ये? पूछते वक्त उसकी नजरें सीधे चेन शाओजी पर थी। चेन शाओजी ने उसे अनसुना कर दिया। मोटे गार्ड ने मुझे गाड़ी से लात मारकर नीचे गिराया। बाकी गार्ड्स ने मुझे घसीटकर उठाया और चिल्लाकर बोले, जल्दी हमारे मालिक को छोड़ो वरना हम इसे मार डालेंगे। चेन शाओजी ने ये देखा तो हैरान हुआ। भौहें सिकोड़ी पर कुछ नहीं बोला। चेन शाओजी ने अपना गिलास रखा और खड़ा हो गया। शेन यूचू ने चेन शाओजी को देखकर पूछा, क्या हो रहा है? क्या ये तुमने किया है? कल बात खत्म हो गई थी ना, आखिर चाहते क्या हो? दीदी रहने दो। शेन युहाओ खड़ा हुआ और सिर झुकाकर बोला, इसमें उनकी गलती नहीं है, मेरी है। हम पांचों मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए। मैं हार गया। मुझे कानों पर यकीन नहीं हुआ। शेन युहाओ के साथ 4 लोग थे, वो भी हटे कट्टे।
फिर भी चेन शाओजी ने सबको धूल चटा दी, और वो भी पूरी तरह। शेन यूचू ने दर्द से उसके सूजे चेहरे को छुआ और धीरे से पूछा, दर्द हो रहा है? शेन यूहाओ ने सिर हिलाया, नहीं, आदत है, पर वो पहला इंसान है जिसने मुझे इतनी बुरी तरह हराया है, इसमें उनकी गलती नहीं है। चेन शाओजी ने बात काटी, बस करो, तुम्हारी बहन वाकई कमाल की है, आज का हिसाब बराबर, तुम इसे ले जाओ, मैं इसे छोड़ता हूँ। आज की मार पिटाई का हर्जाना माफ, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मोटे गार्ड ने शेन यूचू के सामने शेखी बघारी, मैम ये बहुत बदतमीज है, मुझे सबक सिखाने दीजिए। शेन यूचू ने उसे घूरा, फिर शेन युहाओ से बोली, आखिर तुम्हारा झगड़ा क्या है, आज साफ साफ बताओ, अब और तमाशा मत करो, तुम बड़े हो रहे हो, कब समझदार बनोगे? पापा ने जाते वक्त कहा था तुम्हारा ख्याल रखने को, क्या तुम थोड़ा भी नहीं सुधर सकते? कंपनी संभालूं या तुम्हें? मैं थक गई हूँ। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। शेन युहाओ घबरा गया, दीदी रो मत, मेरी गलती है, कल पिता था तो गुस्सा आया, आज दोस्तों को लेकर गया था सबक सिखाने, पर हम हार गए। मैं वादा करता हूँ अब कोई पंगा नहीं लूंगा, मैंने चिल्लाकर कहा। क्या तुम लोग पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हो? पहले मुझे तो खोलो, मैं अभी भी बंधा हुआ हूँ। तुम लोग तो कह रहे थे कैदी बदल रहे हैं, पर मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रही है। शेन यूचू ने गार्ड को इशारा किया, उसने मुझे खोला। वो अपने भाई की चिंता में थी, कल रात उसने तुम्हें क्यों रोका था? नाटक बंद करो, मैंने चिल्लाकर कहा। उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी, मुझे घर तक पीछा किया, मारा और मेरा फोन तोड़ दिया। मत कहो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ये सुनकर तुम अब बच्चे नहीं रहे, कब समझदार बनोगे? पापा जाते वक्त कह गए थे कि तुम्हारा ख्याल रखूं, पर क्या तुम कभी सुधरोगे? मैं अकेली जाऊं, तुम्हें भी संभालूं और कंपनी भी देखूं, क्या ये सब मेरे लिए आसान है? बोलते बोलते शेन यूचू की आंखों से बेबसी के आंसू छलक पड़े। अपनी बहन को रोता देख युहाओ बुरी तरह घबरा गया और मिन्नतें करने लगा, दीदी मुझे माफ कर दो, प्लीज मत रो, ये सब मेरी ही गलती है। कल रात उसने मुझे मारा था और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। आज मैं अपने कुछ दोस्तों को लेकर उसे सबक सिखाने गया था, पर किस्मत खराब थी, हम पांचों मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए। मैं वादा करता हूँ आगे से कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूँगा, बस आप मत रो। ओ भाई, मैंने बीच में टोकते हुए कहा, तुम लोगों का ये पारिवारिक ड्रामा खत्म हो गया हो तो पहले मेरी रस्सियाँ तो खोलो, मैं अभी भी यहाँ बंधा हुआ हूँ। कम भक्तों, कैदियों की अदला बदली की बात हुई थी ना, मेरे चाचा ने तुम्हारे भाई को बांध कर नहीं रखा था, तो तुम लोग अपनी जुबान क्यों नहीं निभा रहे? शेन यूचू ने गार्ड की तरफ इशारा किया और उसने तुरंत मेरी रस्सियाँ खोल दी। वो अपने भाई के लिए बहुत फिक्रमंद थी। उसने पूछा, उसने कल रात तुम्हें क्यों रोका था? अब नाटक बंद करो, मैं जोर से चिल्लाया। पहले गाड़ी से मुझे टक्कर मारी, फिर इसे मेरे घर भेजा ताकि ये मुझे पीट सके और मेरा फोन तोड़ सके। अब ये मत कहना कि तुम्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी बात सुनकर शेन यूचू सन रह गई। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही और फिर मुड़कर युहाओ को देखा। युहाओ ने नजरें झुका ली और कहा, दीदी मेरी बात तो सुनिए। वो शेन यूचू की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने दबी आवाज में कहा, उस रात आपने ही तो कहा था कि आपकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे उसका आईडी कार्ड लाना है। मुझे लगा कि वो आदमी आपको ब्लैकमेल कर रहा है और उसने जबरदस्ती आपका आईडी कार्ड छीन लिया है, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ उसके घर गया ताकि वो आईडी कार्ड वापस ला सकूं। मुझे डर था कि उसके पास आपका फोन नंबर होगा और वो आपको बाद में परेशान करेगा, इसलिए जाते जाते मैंने उसका फोन भी तोड़ दिया। युहाओ की आवाज और भी धीमी होती गई और फिर कल रात जो हुआ वो हो गया। शेन यूचू के होश उड़ गए थे। उसने एक बार मुझे देखा और फिर युहाओ को, जो अब डर के मारे अपने कपड़ों में दुबका जा रहा था। अब सब साफ हुआ। मैंने शेन यूचू से पूछा, मेरी सफाई सुनने का तो तुम्हारे पास वक्त नहीं था, अब अपने भाई की जुबानी सुन लिया। अब सब समझ आ गया। तुम लोगों ने पहले गाड़ी से मुझे उड़ाया, फिर घर पर गुंडे भेजे और आज तुम्हारे मैनेजर ने मुझे चोर साबित कर दिया। अब डिलीवरी ऐप ने मुझे हमेशा के लिए बैन कर दिया है। मेरी नौकरी तक छिन गई। ये सब तुम्हारी मेहरबानी है। आखिर बिगाड़ा क्या था मैंने तुम्हारा? आखिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा और अब माफी मांग रही हो? शेन यूचू का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आवाज भी थोड़ी नर्म पड़ गई। उसने कहा, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी, रखो अपना पैसा अपने पास। ये मत समझना कि दौलत के दम पर तुम कुछ भी कर सकती हो। इतना कहकर मैं तशन में चेन शाओजी के पास चला गया। मैंने बियर की बोतल उठाई और एक ही बार में पूरी गटक गया। फिर बोतल एक तरफ फेंक कर मैंने चेन शाओजी से कहा, मानना पड़ेगा, तुम लड़ना अच्छे से जानते हो। चेन शाओजी ने बेपरवाही से कहा, बस ठीक ठाक ही है। फिर वो खड़ा हुआ और शेन यूचू से बोला, देखो लड़की, तुम समझदार लगती हो और समझदार लोगों से बात करना आसान होता है। गाड़ी से टक्कर तुमने मारी, घर में घुसकर मारपीट तुमने की, फोन भी तुमने तोड़ा और अब तुम्हारी वजह से मेरे भतीजे की नौकरी तक चली गई। ये सब तुम्हारी ही करतूत है। अब तुम्हें ही इसका कोई हल निकालना होगा। इतनी नाइंसाफी हम चुपचाप तो नहीं सहेंगे, है ना? शेन यूचू ने झेपते हुए पूछा, तो बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? चेन शाओजी ने थोड़ा सोचा और कहा, छोड़ो पैसे, अगर तुम इसे पैसे दोगी तो ये तुरंत घर भेज देगा अपने बीमार बाप के इलाज के लिए। इससे अच्छा है कि तुम इसे कोई काम दे दो।
शेन यूचू ने तुरंत कहा नहीं, और मैंने भी साथ में चिल्लाकर कहा बिल्कुल नहीं। शेन यूचू ने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोली, हमारी कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। चेन शाओजी ने चिढ़कर पूछा, क्यों भाई, मेरे भतीजे के किरदार में क्या खराबी है? वो शेन यूचू घबरा गई और चेहरा लाल करके बोली, इसने मेरा खाना चुरा कर खाया था और मुझे अपनी जूठन दे दी थी। ये सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने चेन शाओजी से कहा, चलो यहाँ से, मेरी नौकरी की फिक्र मत करो, अगर डिलीवरी नहीं कर सकता तो कुछ और कर लूंगा। जाते जाते मैंने शेन यूचू और शेन यूहाओ की तरफ देखा और पूछा, तो अब सब खत्म समझू ना? अब आगे कोई पंगा तो नहीं होगा? अब फिर से मुझे कैद करने की कोशिश तो नहीं करोगे? मेरी बात सुनकर शेन यूचू का चेहरा शर्म से पानी पानी हो गया। शेन यूहाओ जोर से बोला, भाई फिक्र मत करो, मैं हार मान चुका हूँ। मैं सच में शाओजी भाई का कायल हो गया हूँ। आगे कभी भी जरूरत पड़े तो बस एक आवाज देना। चेन शाओजी ने उसे घास तक नहीं डाली और मुझसे कहा, चलो मामला सुलझ गया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं उस पुरानी खटारा गाड़ी में बैठ गया। चेन शाओजी गाड़ी चला रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुमने सच में उन सबको अकेले ही धूल चटा दी? चेन शाओजी ने पलटकर पूछा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था। चेन शाओजी वाकई में कमाल का बंदा है। शहर पहुंचकर उसने मुझसे पूछा, अब आगे का क्या इरादा है? क्या फिर से वही डिलीवरी का काम करोगे? मैंने कहा, आईडी तो ब्लॉक हो चुकी है, तो अब वो काम तो गया, कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा, पेट तो पालना ही है। आखिरकार मैं 23 साल का हो गया हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। जाते वक्त उसने फिर वही बात दोहराई कि जरूरत पड़ने पर फोन करना। गाड़ी से उतरते ही मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। पहले तो दिन रात डिलीवरी में ही निकल जाते थे। उसने कहा था कि अगर कोई जरूरत हो तो उसे कॉल कर लेना, लेकिन बस से उतरते ही मुझे एक ऐसी बेचैनी ने घेर लिया जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। पहले तो सुबह से रात तक बस डिलीवरी करने की भागदौड़ रहती थी। जब भी कमरे पर लौटता तो बस यही लगता कि जल्दी से नहा लूं और बिस्तर पर गिरते ही सो जाऊं। हमेशा यही दुआ करता था कि काश एक दिन ऐसा आए जब इतनी भागदौड़ न हो। लेकिन आज जब वो दिन आ गया है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूं क्या। वो किराए का छोटा सा कमरा मेरे लिए सिर्फ सोने की एक जगह थी। 4 महीने वहाँ काम किया पर कभी अपनापन महसूस नहीं हुआ। इस वक्त तो मुझे उस बंद कमरे में वापस जाने से भी चिढ़ हो रही है। पता नहीं वहाँ जाकर क्या करूँगा। उन ठंडी और खामोश दीवारों को देखकर मेरी तन्हाई और भी बढ़ जाएगी। रास्ते पर लोग अपनी ही धुन में तेजी से चले जा रहे हैं और मैं यहाँ पेरिस स्प्रिंग के फुटपाथ पर बेबस बैठा हूँ। सोसाइटी के पिछले गेट की उस सुनसान सड़क पर खड़ा मैं लोगों के कदमों को देख रहा था। ये शहर कितना अकेला और बेरहम है। तभी वो आवारा कुत्ता धीरे धीरे मेरी तरफ आया, मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाया और फिर चुपचाप मेरे पास बैठ गया। 2 अजनबी रूहें एक ही सन्नाटे को महसूस कर रही थी। 6:30 बजे लिन युफी नजर आई। उसके हाथ में आज भी वही टिफिन था। वो सीधी मेरी तरफ चली आ रही थी। पास बैठा वो कुत्ता उसे देखते ही बड़ी खुशी से अपनी दुम हिलाने लगा। लिन युफी सड़क किनारे आई। इस बार उसने मुझे टोका नहीं, बस खामोशी से अपना टिफिन खोला। उसमें कुछ बचा कुचा खाना था। वो कुत्ता शायद इस सब का आदी हो चुका था। वो सिर झुकाकर बड़े चाव से खाने लगा। मैंने खुद पहल की और लिन युफी से पूछा, क्या तुम रोज इसके लिए खाना लाती हो? लिन युफी ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये सब ऑफिस के साथियों का बचा हुआ लंच है, फेंकने में बड़ी बर्बादी होती, इसलिए मैं इसे बूबू के लिए ले आती हूँ। उस रात क्या मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था? तुम वही डिलीवरी वाले लड़के हो ना? मैंने अपनी डिलीवरी वाली वर्दी को देखा और खुद पर हंसते हुए कहा, शिकायतें इतनी ज्यादा थी कि मेरा अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया गया। पहले डिलीवरी बॉय था, अब नहीं हूँ। लिन युफी थोड़ी झिझकी और फिर माफी मांगते हुए बोली, मुझे माफ कर देना, उस दिन मेरा मूड ठीक नहीं था। बिना सोचे समझे मुझे तुम्हारी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, वो तो अब पुरानी बात हो गई। लिन युफी नीचे बैठी और बूबू के सिर पर हाथ फेरते हुए मुझसे बातें करने लगी। उसने पूछा, तो क्या अब तुम कोई नई नौकरी ढूंढोगे? हाँ, कल से शुरू करूँगा। क्या तुम इस कुत्ते को अच्छे से जानती हो? इसका नाम बूबू है, पास के गांव का कुत्ता है, बहुत समझदार है। लिन युफी ने थोड़ी देर और बातें की। बूबू ने जैसे ही अपना खाना खत्म किया, उसने टिफिन और प्लास्टिक की थैली अपने मुंह में दबाई और उसे पास के कूड़ेदान में डाल आया। फिर वापस आकर दुम हिलाते हुए हमें बाय कहा और कहीं दूर भाग गया। मैं और लिन युफी उसे ओझल होते देखते रहे और फिर साथ में अपनी बिल्डिंग की तरफ चल दिए। ये पहली बार था जब मेरी लिन युफी से इतनी बात हुई। पता चला कि उसने भी अभी कॉलेज खत्म किया है। हमने पड़ोस वाले उस जोड़े के बारे में बात की जिन्हें मैंने यहाँ आने के बाद से कभी नहीं देखा था। लिन युफी ने कहा कि उसने भी उन्हें कम ही देखा है, शायद पास के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। कभी कभार रात बिताने यहाँ आ जाते हैं और अगली सुबह जल्दी निकल जाते हैं। अब मुझे समझ आया कि माजरा क्या है। उन्होंने ये कमरा सिर्फ मजे करने के लिए लिया है। होटल का एक दिन का खर्चा 100-150 होता है और यहाँ महीने का किराया सिर्फ 1000 रुपए। फायदे का सौदा है। उस बूबू नाम के कुत्ते की वजह से मेरे और लिन युफी के बीच की कड़वाहट खत्म हो गई थी। अब हम कम से कम एक दूसरे से बात तो कर सकते थे। अगले दिन सुबह 7:30 बजे जब आँख खुली तो रोज की तरह मैंने अपनी डिलीवरी वाली वर्दी ढूंढी, पर तभी मुझे याद आया कि मेरा अकाउंट तो बंद हो चुका है। अब मैं डिलीवरी नहीं कर सकता। आज मेरे पास कोई ऑर्डर लेने का हक नहीं था। तभी मुझे अपनी बाइक का ख्याल आया। मेरी बाइक तो अभी भी उस कैटी इंटरनेशनल होटल में थी।
जब पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी तब बाइक वहीं खड़ी थी, पर अब कहाँ होगी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और गेट से एक बाइक टैक्सी ली और सीधा कैटी इंटरनेशनल होटल पहुंचा। होटल के गेट पर मुझे वही मोटा गार्ड दिखा जो कल ड्यूटी पर था। जैसे ही मैंने उसे देखा उसकी नजर भी मुझ पर पड़ गई। उसने अपना डंडा हवा में लहराया और पूछा, अबे ओए फिर आ गया यहाँ, क्या फिर से पिटने का इरादा है? चल निकल यहाँ से। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने पूछा, मेरी बाइक कहाँ है? कैसी बाइक? उस मोटे गार्ड ने अपना डंडा घुमाते हुए मुझे धमकाया। यहाँ तेरी कोई बाइक वाइक नहीं है, दफा हो जा यहाँ से। मेरी इलेक्ट्रिक बाइक कल यहीं खड़ी की थी मैंने, किसने चुराई? मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है, फुटेज देखनी है। वो मोटा गार्ड बड़े ही घटिया अंदाज में हंसा और बोला, ये इंटरनेशनल होटल है, तेरे बाप का घर नहीं जो जब चाहे फुटेज देख ले, निकल यहाँ से। मेरा मन किया कि उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दूं। वो मोटा गार्ड मजे लेते हुए आगे बोला, तेरी उस खटारा बाइक के लिए तो पुलिस भी रिपोर्ट नहीं लिखेगी, और तू उसे ऐसे ढूंढ रहा है जैसे कोई खजाना हो। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो अचानक सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया, एकदम प्रोफेशनल बनने का नाटक करने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कौन आया है। शेन यूचू की वो सफेद रेंज रोवर मेरी तरफ आ रही थी। गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। उसने कार के अंदर से ही मुझे देखा और पूछा, तुम यहाँ फिर से क्या कर रहे हो? मुझे बहुत चिढ़ हुई। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी इस घटिया जगह पर आने का शौक है? मैं अपनी बाइक लेने आया हूँ जो कल यही थी और अब मिल नहीं रही। मैम आप इसे इग्नोर कीजिए, अपनी उस खटारा गाड़ी के लिए सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है, खुद को पता नहीं क्या समझता है। मैम आप अपना काम कीजिए, इसे मैं संभाल लूंगा। तुम क्या संभालोगे? और उसकी गाड़ी है कहाँ? कल जो गार्ड ड्यूटी पर था उसने बताया कि नगर निगम वाले उसकी ई रिक्शा को जबरदस्ती उठाकर ले गए। मैं पूरी तरह से भड़क गया। जब आप लोगों ने मेरी गाड़ी को ले जाते हुए देखा तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं यहाँ आप लोगों के लिए खाना लेकर आया था, इस चक्कर में मेरी नौकरी चली गई। क्या आप लोग उसे संभाल कर नहीं रख सकते थे? क्या आप लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है? गार्ड ने मुझे घूरते हुए कहा, क्यों मदद करे तुम्हारी, दफा हो जाओ यहाँ से। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है? फैट बॉय ने आंखें तरते हुए कहा, बस करो, इसे लिफ्ट से मेरे ऑफिस ले आओ। और वो अपनी कार लेकर पार्किंग की तरफ चली गई। मैं हैरान था, क्या मैंने सही सुना? मैम ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। उनका ऑफिस 29वीं मंजिल पर था। वहाँ जाने के लिए स्पेशल एक्सेस कार्ड चाहिए होता है और अभी उन्होंने गार्ड को मुझे अंदर ले जाने का इशारा किया था। 29वीं मंजिल पर पहुंचकर मुझे उनका ऑफिस मिल गया। दरवाजे पर जनरल मैनेजर लिखा था। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट, वाकई काबिलियत है। पर क्या ये सब अपनी मेहनत से मिला है या कुछ और? उनका ऑफिस वाकई बहुत आलीशान था। उन्होंने खुद मुझे कॉफी दी और पूछा, तुम्हारी उस गाड़ी की कीमत क्या है? पता नहीं क्यों मुझे उन्हें थोड़ा परेशान करने का मन हुआ। क्या हर चीज पैसे से ही तौली जाती है? क्या पैसा ही सब कुछ है? वो गाड़ी सिर्फ एक मशीन नहीं थी। 3 साल से वो मेरे साथ थी। धूप बारिश हर मुश्किल में उसने मेरा साथ दिया और आपकी वजह से आज वो कबाड़ हो गई। क्या आपको जरा भी पछतावा नहीं है? उन्होंने कॉफी का कप टेबल पर रखा और कहा, बहुत इमोशनल बातें कर रहे हो, लेकिन हकीकत ये है कि मैं उसे वापस नहीं ला सकती। सीधे सीधे बताओ कितने पैसे चाहिए? पैसे के अलावा कुछ और बात कर सकती हैं आप? तुम जैसे लोगों से मैं सिर्फ पैसों की ही बात कर सकती हूँ। क्या मेरा कैरेक्टर इतना खराब है? जो दूसरों का खाना चुराते हैं उनका कैरेक्टर कैसा होगा? मैं बस चुप रह गया। उन्होंने घड़ी देखी और कहा, टाइम वेस्ट मत करो, मीटिंग का वक्त हो रहा है, बस एक नंबर बोलो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने ठान लिया कि मैं उनसे लड़कर रहूंगा। मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। 5,000, 8,000, 10,000। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं यहाँ ब्लैकमेल करने आया हूँ? 20,000 चाहिए तो लो, वरना अभी मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। मैंने उनकी तरफ उंगली उठाई और पीछे हटते हुए कहा, तुम वाकई बहुत दयनीय हो। तुम्हारी दुनिया सिर्फ पैसों के इर्द गिर्द घूमती है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि एक साथी को खोने का दर्द क्या होता है। अपने पैसे अपने पास रखो, अलविदा। मैं मुड़कर बाहर जाने लगा। रुको, उन्होंने मुझे पीछे से आवाज दी, पछताओगे तुम, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। 20,000 ले लो। तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान के साथ मैं सिर्फ पैसों की भाषा में ही बात कर सकती हूँ। क्या मेरा किरदार खराब है? जिसका किरदार ठीक हो, क्या वो दूसरों का खाना चुरा कर खाता है? मैं निशब्द रह गया, समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दूं। शेन यूचू ने अपनी कलाई घड़ी देखी और रूखेपन से कहा, मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे एक मीटिंग में जाना है। कीमत बताओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं अभी भरपाई कर देती हूँ। पता नहीं मुझ में ये जिद कहाँ से आ गई, पर मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। मैंने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी वो गाड़ी वापस चाहिए। 5,000 काफी रहेंगे। मैं चुप रहा। 8,000। मैंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। शेन यूचू ने अपनी आवाज ऊंची की। अब तो खुश होना। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें लूटने आया हूँ? क्या तुम्हारी नजरों में मेरा किरदार इतना ज्यादा गिर चुका है? जुबान बंद करो। 20,000 लो और अभी के अभी मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई और पीछे हटते हुए पूरे टशन के साथ एक आखिरी बात कही, तुम्हारी जिंदगी कितनी खोखली है। तुम्हारी नजरों में हर चीज की कीमत सिर्फ पैसा है। तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी।
कि एक सच्चे साथी को खोने का दर्द क्या होता है। पैसा, तुम क्या जानो उस दर्द के बारे में, एक साथी को खोने का गम। मेरा दिल किस कदर तड़प रहा है। तुम्हारे साथ जज्बातों की बात करना ही बेकार है। बस अपने पैसों से प्यार करो और अपनी जिंदगी जियो। अलविदा। इतना कहकर मैं मुड़ा और बाहर जाने लगा। तभी पीछे से शेन यूचू ने मुझे आवाज दी और धमकी भरे लहजे में कहा, पछताओगे तुम, एक आखिरी मौका दे रही हूँ, ये लो 20,000। मुझे तुम्हारे हर जाने के पैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर मैं बाहर की तरफ निकल गया। तभी पीछे से शेन यूचू ने कहा, ठीक है तो समझो मुझ पर तुम्हारा एक एहसान रहा। अगर कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े और वो काम गलत ना हो तो मैं तुम्हारा ये कर्ज जरूर चुकाऊंगी। मेरा नंबर याद रखना। केटी इंटरनेशनल होटल से बाहर निकलते ही मेरा मन किया कि खुद को एक जोर का थप्पड़ मारूं। हीरो बनने का भूत कुछ ज्यादा ही सवार था मुझ पर। पूरे 20,000 रुपए थे। क्यों मना किया मैंने, सिर्फ बस अमीर लड़की के सामने अपनी अकड़ दिखाने के लिए। अकार तो दिखा दी पर उसकी कीमत 20,000 रुपए पड़ी। दिल को कैसे समझाऊं अब। चलो कम से कम शेन यूचू का नया नंबर तो मिल गया। बस इसी बात से दिल को तसल्ली देनी होगी। वापस जाते वक्त मैं यूं ही अपना फोन चेक कर रहा था, तभी गाओजू की एक पोस्ट पर नजर पड़ी। उसने लिखा था, माँ मुझे 24 साल पहले जन्म देने के लिए शुक्रिया, आपने बहुत मेहनत की है। ये देखकर दिल को एक सुकून सा मिला। गाओजू मेरे स्कूल का पुराना दोस्त है। हाई स्कूल में हम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। आर्ट्स क्लास में लड़के वैसे ही कम दब और मार्क्स के हिसाब से हम दोनों हमेशा पहली बेंच पर बैठते थे। हर एग्जाम में हम दोनों के बीच ही मुकाबला होता था। क्लास में हमेशा वही टॉपर होता था या फिर मैं। हम दोनों ही बारी बारी से बाजी मारते थे। स्कूल खत्म होने के बाद गाओजू ने 590 मार्क्स के साथ यूनान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मेरे 600 से ज्यादा मार्क्स थे, पर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि आगे की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। ऊपर से पिताजी की किडनी की बीमारी के इलाज में बहुत पैसा लग रहा था। मैं जल्दी से नौकरी करके घर की मदद करना चाहता था। 4 साल पहले गाओजू कुनमिंग पढ़ने आया और मैं यहाँ मजदूरी करने। शुरुआत में हम अक्सर मिला करते थे, लेकिन बाद में हमारी दुनिया बदल गई और मिलना जुलना पहले जैसा नहीं रहा, मगर दोस्ती आज भी वही थी। गाओजू की पोस्ट देखकर मैंने नीचे कमेंट किया, भाई जन्मदिन मुबारक हो। गाओजू ने तुरंत मुझे मैसेज किया, मोमो क्या आज रात फ्री हो, मेरी बर्थडे पार्टी में आ सकते हो। हमें मिले हुए शायद 6 महीने हो गए हैं ना। मैंने लिखा, आधे साल से ज्यादा। तुम्हारी ग्रेजुएशन भी होने वाली होगी। उसने कहा, हाँ अब बस इंटर्नशिप की तलाश है। मैंने पूछा कि क्या कोई अच्छा मौका मिला है। उसने जवाब दिया, मैंने कॉलेज में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है। कई बड़ी कंपनीज के ऑफर्स ठुकरा दिए हैं क्योंकि मैं किसी बड़े होटल में मैनेजमेंट का काम करना चाहता हूँ। आज रात दियाची रोड पर मिलते हैं, वही बात करेंगे। और सुन, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लाना मत भूलना। देखूं तो सही मेरा भाई कितने मजे में है। ये सुनकर दिल थोड़ा बैठ गया। अगर 4 साल पहले मैंने भी कॉलेज ज्वाइन किया होता तो आज मैं भी दोस्तों के बीच इतने इतकर कह सकता कि मुझे होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना है। कुछ लोग अपनी जिंदगी खुद चुनते हैं और कुछ की जिंदगी किस्मत के फैसलों पर टिकी होती है। गर्लफ्रेंड ए फ्लैट में गर्लफ्रेंड कहाँ से चुरा कर लूं? तभी मुझे शेन यूचू का ख्याल आया। उसने कहा था ना कि वो मेरी एक बात मानेगी। क्या मैं आज उस अपने साथ खाना खाने ले जा सकता हूँ और वहाँ यूज गाओजू से मिलवा दूंगा। गाओजू को होटल मैनेजमेंट में जाना है और शेन यूचू केटी इंटरनेशनल होटल की जनरल मैनेजर है। भले हाय वो यूज वहाँ नौकरी ना दिलवा पाए, पर कम से कम वो उस सही रास्ता तो दिखा सकती है। शायद इससे गाओजू का भला हो जाए। ये सोचते ही मैंने तुरंत शेन यूचू को फोन लगा दिया। फोन उठाते हाय उसने पूछो, क्यों, क्या अब तुम्हें अन 20,000 रुपयों का अफसोस हो रहा है? क्या तुम कभी ढंग से बात नहीं कर सकती? मैंने मजाक में पूछो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सिर्फ पैसे मांगने के लिए फोन करूंगा? शेन यूचू जोर से हंसने लगी और पूछो, अच्छा तो फिर किस लिए किया है? तुमने आज मुझसे एक वादा किया था ना कि अगर कोई गलत काम ना हो तो तुम मेरी मदद करोगी। क्या ये तुम्हारे ही शब्द थी? हाँ मैंने कहा था। तो बोलो क्या चाहिए? आज रात मेरे साथ एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में चलो। बस एक बार साथ खाना खाना है। ये कोई गलत काम तो नहीं है ना? खाना खाने। शेन यूचू फोन पर चिल्ला पड़ी, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊं? तुम्हें लगता है मेरे पास इतना फालतू वक्त है? अगर नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि तुम कैसी लड़की हो, सिर्फ पैसों की भूखी और अपने वादे से मुकरने वाली। ए फ्लैट आना है या नहीं ये तुम देख लो। मेरी बात सुनकर शेन यूचू को गुस्सा आ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है रुको तुम, मैं आऊंगी आज रात डिनर पर उसके बाद मुझे फिर कभी परेशान मत करना। हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है? पर एक शर्त है, वहाँ सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करना। और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करूँगा। बस एक दोस्त बनकर साथ रहना।
शेन यूचू ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, समझ गई, रात को मिलते हैं। चलो, ये तो मान गई। मुझे थोड़ी खुशी हुई। आधे साल बाद आज गांव जू से मिलना था। उसके जन्मदिन पर घर से निकलते वक्त मैंने एक छोटी सी दुकान से एक लिफाफा खरीदा और उसमें 500 रुपये डाल दिए। 500 रुपये मेरे लिए कोई छोटी रकम नहीं थी, पर मुझे लगा कि गांव जू के दोस्त शायद सब कॉलेज के छात्र होंगे। आजकल के स्टूडेंट्स काफी खुले हाथ से खर्च करते हैं और मुझे डर था कि मेरा ये छोटा सा तोहफा कहीं गांव जू को सबके सामने शर्मिंदा न कर दे। 6:15 बजे मैं होटल के गेट पर पहुंचा। शेन यूचू की सफेद लग्जरी गाड़ी वहां पहले से ही खड़ी थी। मुझे देखते ही वो गाड़ी से उतरी और मेरी तरफ आने लगी। उसने ऑफिस वाले फॉर्मल कपड़े पहने थे। मैं वहीं खड़ा ऊपर से नीचे तक शेन यूचू को निहारने लगा। शेन यूचू ने मुझे घूरते हुए पूछा, क्या देख रहे हो? तुमने बताया तो था नहीं कि क्या पहनना है। और सच कहूँ तो मेरे पास कपड़े बदलने का वक्त भी नहीं था। जैसे ही तुम्हारा मैसेज मिला मैं सीधे ऑफिस से यहाँ चली आई। मैं मुस्कुराया और बोला, यकीन नहीं होता, पर इन फॉर्मल कपड़ों में तुम काफी ग्रेसफुल लग रही हो। मेरी इस बात पर शेन यूचू ने फिर से अपनी आंखें तरारी। मैं उसे लेकर होटल के केबिन में गया। दरवाजा खोलते ही देखा कि गांव जू अपनी मुख्य सीट पर बैठा अपने पास वाले एक लड़के से बात कर रहा था। मुझे देखते ही वो फौरन खड़ा हो गया और मेरा स्वागत करते हुए बोला, मुमू, आखिर तुम आ ही गए। हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ, यहाँ बैठो। इतना कहकर उसने अपने बगल वाले लड़के को थोड़ा खिसकने का इशारा किया। मैं उस जगह पर जाकर बैठ गया जिस लड़के ने मेरे लिए जगह छोड़ी थी। मैंने उसे सिगरेट ऑफर की, पर उसने मेरी सस्ती सिगरेट का पैकेट देखकर उसे हाथ तक नहीं लगाया। उसने बड़े ही रूखेपन से मेज पर रखे अपने महंगे सिगरेट के पैकेट की तरफ इशारा किया और कहा कि उसके पास अपनी है। गांव जू ने बाकी सबको मेरा परिचय देते हुए कहा, दोस्तों, मिलिए मुमू से। ये मेरे स्कूल के दिनों का सबसे पक्का दोस्त है और अपने जमाने का बड़ा भारी टॉपर रहा है। बोर्ड एग्जाम्स में इसके 600 से ज्यादा नंबर आए थे। मैं बस फीकी हंसकर रह गया और गांव जू से बोला, छोड़ो यार, पुरानी बातों को अब क्या याद करना। जन्मदिन मुबारक हो। ये कहते हुए मैंने उसे वो लिफाफा थमा दिया। गांव जू ने अपनी उंगलियों से लिफाफे की मोटाई को महसूस किया और हाथ हिलाते हुए मुझसे बोला, मुमू, तुम भी ना, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें यहाँ किसी तोहफे या लिफाफे के लिए नहीं बुलाया था। बस सोचा कि 6 महीने हो गए हैं तो साथ बैठकर थोड़ा वक्त बिताएंगे। चलो, अब खाना मंगवाते हैं, खाते पीते बातें करेंगे। वैसे ये भाभी जी हैं क्या? क्या नाम है आपका? शेन यूचू ने भाभी शब्द पर कोई ऐतराज नहीं जताया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम शेन यूचू है। गांव जू ने बड़े गर्व से अपना परिचय दिया। मैं गांव जू हूँ, यूनान यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट। मैं और मुमू बचपन के दोस्त हैं। जब गांव जू अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स के बारे में बता रहा था तो उसकी आवाज में एक अलग ही अकड़ और गर्व था। तभी एक दूसरे लड़के ने कहा, पहले खाना मंगवाओ यार, भूख लग रही है। कमरे में फिर से शोर होने लगा। कोई सिगरेट पी रहा था तो कोई गप्पे मार रहा था। वहाँ 2 जोड़े ऐसे भी थे जो सरेआम एक दूसरे में खोए हुए थे। गांव जू ने अपनी सिगरेट सुलझाई और मेरी तरफ देखकर बोला, मुमू, अगर उस वक्त तुमने अपनी पढ़ाई जारी रखी होती तो आज तुम्हें यूं दर दर भटक कर डिलीवरी का काम नहीं करना पड़ता। डिलीवरी बॉय, गांव जू के बगल में बैठी लड़की ने बड़े ही अजीब लहजे में पूछा, तुम कौन सी कंपनी में हो? क्या ये सच है जो इंटरनेट पर कहते हैं कि डिलीवरी वाले अक्सर ग्राहकों का खाना चुराकर खा जाते हैं? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, एक और लड़का बीच में ही बोल पड़ा, वांग हुई, तुम भी ना। खाना चुराना तो छोटी बात है, क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखा? लिफ्ट के अंदर वो डिलीवरी वाला कस्टमर के सूप को कुल्ला करके वापस उसी में थूक देता है। कितना घिनौना है। आजकल इस काम में कोई भी आ जाता है। कंपनियों को भी कोई परवाह नहीं है। बस सड़क छाप और बेरोजगार लोग ही ये काम करते हैं। जिसके पास कोई ढंग की नौकरी हो वो भला डिलीवरी क्यों करेगा? उस वक्त मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझमें उन लोगों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी और शेन यूचू के सामने तो मुझे और भी बुरा लग रहा था। तभी जब सब इसी बारे में बात कर रहे थे, एक लड़की ने शेन यूचू की तरफ देखकर पूछा, क्या आप भी डिलीवरी का काम करती हैं? शेन यूचू ने उस लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं और चेन वो साथ में ही काम करते हैं। हम दोनों कलीग्स हैं। वो लड़की बड़ी हैरानी से बोली, रोजाना बाहर धूप और धूल में काम करना तो बहुत मुश्किल होता होगा न? इतने कठिन काम के बावजूद आपने अपनी स्किन का इतना ख्याल कैसे रखा है? मुझे तो आपसे जलन हो रही है। शेन यूचू बस मुस्कुरा दी और उसने कुछ साफ नहीं किया। वो उन नासमझ लड़कियों को आपस में चर्चा करने देने लगी। गांव जू को भी अब थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने धीरे से मुझे सांत्वना देते हुए कहा, मुमू, बुरा मत मानना, इनका मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं था। ये तो बस यूं ही बातें कर रहे हैं। मैं बस फीकी हंसकर रह गया और बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं उसे टालने के लिए नहीं कह रहा था, मैं वाकई समझता था। कुनमिंग में इन सालों के दौरान मैंने हर तरह के लोगों का सामना किया है। ये कॉलेज के छात्र सबसे बेपरवाह होते हैं। इन्होंने अभी तक असली दुनिया नहीं देखी है, इसलिए इन्हें नहीं पता कि दूसरों की भावनाओं की कद्र कैसे की जाती है। इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया इनके कदमों में है।
जैसे जैसे शराब का दौर चला, बातों का सिलसिला भी बढ़ता गया। गाओ जू ने मेरी तरफ एक और सिगरेट बढ़ाई। उसने मुझे एक सिगरेट दी और सहज भाव से पूछा, तुम्हारे पापा की तबीयत अब कैसी है? क्या किडनी ट्रांसप्लांट मुमकिन है? इस बात ने मेरे जख्मों को कुरेद दिया। मेरा दिल भारी हो गया। मैंने सामने रखा शराब का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा खाली कर दिया। फिर धीमी आवाज में कहा, कोई उम्मीद नहीं है। सर्जरी का खर्चा मेरे परिवार की हैसियत से बहुत बाहर है। ऊपर से किडनी बदलना सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, मैच मिलना भी किस्मत की बात है। सालों से बस दवाइयों के सहारे गाड़ी खींच रहे हैं, हर हफ्ते अस्पताल में डायलिसिस। अब तो वो बस हड्डियों का ढांचा रह गए हैं। गाओ शू ने एक लंबी आह भरी और पुरानी यादों में खोते हुए बोला, बोर्ड्स में तुम्हारे 600 से ज्यादा नंबर थे, फिर तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? मुझे याद है उस वक्त पूरे स्कूल ने तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा किया था ताकि तुम पढ़ सको। मैंने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, वो सारे पैसे मैंने पापा के इलाज में लगा दिए। क्या तुम्हें पछतावा होता है? अगर तुम पढ़ लेते तो आज तुम्हारे पास बेहतर रास्ते होते। मैंने ना में सिर हिलाया और गाओ शू की दी हुई सिगरेट सुलगा ली। फिर बड़ी बेबसी से कहा, अगर मुझे 100 बार भी चुनना पड़े तो मैं हर बार पापा की जान ही बचाऊंगा। तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? गाओ शू के बगल में बैठी लड़की ने मुझे नीचा दिखाने वाले लहजे में कहा, तुम्हें वो पैसे पढ़ाई में लगाने चाहिए थे। हमारी तरह किसी नामी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते, ग्रेजुएशन करते, तब तुम्हारे पास नौकरी के अच्छे मौके होते। कम से कम आज तुम्हारी ये हालत तो नहीं होती। अब देखो, डिलीवरी बॉय के काम के अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? तभी खामोश बैठी शेन यूचू ने अपना मुंह खोला और कहा, किसी के हालात जाने बिना उस पर टिप्पणी करना गलत है। तुम्हारी बात शायद अपनी जगह सही हो, लेकिन हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। वहाँ किताबी बातें काम नहीं आती। उस लड़की ने अजीब सा मुंह बनाया और अपनी आंखें घुमा ली। गाओ शू ने उसे टोकते हुए कहा, लियो कियान, बस करो। चेन वो के पिता सालों से बिस्तर पर हैं। उसकी माँ दिन रात उनकी सेवा करती है। आज पूरे घर की जिम्मेदारी इसी के कंधों पर है, समझी? लियो कियान ने चिढ़कर बुदबुदाया, कितनी छोटी सोच है। मैं क्या कहता? मुझे महसूस हुआ कि गिलास पकड़े हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक एक बहुत ही कोमल और गर्म हाथ मेरे हाथ के ऊपर आकर टिक गया। मैंने मुड़कर देखा। शेन यूचू मुझे बड़ी हमदर्दी से देख रही थी। लियो कियान ने हमें नफरत भरी नजरों से देखा और गाओ शू से पूछा, पिछले हफ्ते जो रिज्यूमे मैंने तुमसे डलवाए थे उनका क्या हुआ? मुझे तो इंटरव्यू की कॉल आ गई है। तुम्हें कोई खबर मिली? गाओ शू ने मुस्कुराते हुए अपना फोन लियो कियान के सामने रखा और उत्साह से बोला, ये देखो, इंटरव्यू का मैसेज आज दोपहर को ही आया है, कल सुबह जाना है। अरे वाह! लियो कियान खुशी से झूम उठी और गाओ शू को गले लगा लिया। वो बड़े गर्व से बोली, मुझे पूरा यकीन है कि उस बड़े होटल में हम दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा। सामने बैठी एक लड़की ने पूछा, अरे ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों इतने खुश हो? लियो कियान ने इतराते हुए कहा, मैंने और गाओ शू ने जिस होटल के लिए अप्लाई किया था वहाँ से हमें कल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। चलो इस खुशी में एक टोस्ट हो जाए। अच्छी डिग्री का यही तो फायदा है, आप अपनी मर्जी का करियर चुन सकते हो। गाओ शू ने तुम्हारे लिए कितनी बड़ी कंपनियों को मना कर दिया। लियो कियान, ऑल द बेस्ट। डिनर के बाद सबने के टीवी जाने का प्लान बनाया। वो जगह वहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर थी। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे तो उसके कॉलेज के दोस्त आगे चल रहे थे और मैं और शेन यूचू सबसे पीछे थे। मैंने धीरे से शेन यूचू से कहा, खाना खत्म हो गया, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हें मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है। साथ देने के लिए शुक्रिया। शेन यूचू ने धीमे से पूछा, क्या तुम उनके साथ आगे नहीं चलोगे? मैंने सिर हिलाया, नहीं, कोई बहाना बनाकर निकल जाऊंगा, हमारी दुनिया अलग है। शेन यूचू ने मासूमियत से अपना मुंह बनाया और मुझसे कहा, तुम्हें जहाँ भी जाना है मैं छोड़ देती हूँ। बाहर गाओ शू ने 3 टैक्सियाँ रुकवाई। पहली टैक्सी में 4 लोग बैठ गए, दूसरी में 2 और एक कपल तीसरी टैक्सी में बैठने ही वाला था। आखिर में हम 5 लोग बच गए, मैं, शेन यूचू, गाओ शू, लियो कियान और एक अनजान लड़का। लियो कियान ने शेन यूचू से कहा, चलो हम पांचों एक ही गाड़ी में एडजस्ट हो जाते हैं, ड्राइवर मान जाएगा, पास ही तो है। शुक्रिया, शेन यूचू ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मुझे और चेन वो को कुछ जरूरी काम है, फिर कभी मिलते हैं, अभी जा रहे हो। गाओ शू ने थोड़े निराश होकर कहा, अरे चलो ना यार, थोड़ी देर मजे करेंगे, बड़ी मुश्किल से तो सब मिले हैं। लियो कियान ने गाओ शू को कोहनी मारी और ताना मारते हुए कहा, छोड़ोगी क्यों किसी को मजबूर कर रहे हो? वैसे भी ये रात के खाने के ऑर्डर का टाइम है, उसे जाने दो वरना उसकी कमाई का नुकसान हो जाएगा। मैंने गाओ शू से कहा, अगली बार पक्का, हम सब कुनमिंग में ही हैं, मिलते रहेंगे। चलो अब हम निकलते हैं, ठीक है न? गाओ शू वो भारी मन से विदा ले रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देता हूँ, रास्ते में ख्याल रखना। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, टैक्सी की क्या जरूरत, मैंने शराब नहीं पी है।
ये कहते ही शेन यूचू ने रिमोट का बटन दबाया। हमारे पास खड़ी उस सफेद रेंज रोवर की हेडलाइट्स चमक उठी। गाड़ी में बैठते हुए उसने बड़े सलीके से गाओ शू को हाथ हिलाया और कहा, फिर मिलते हैं। गाओ शू और लियू कियान के चेहरे जैसे पत्थर के हो गए थे। मैं और शेन यूचू एक साथ रेंज रोवर की तरफ बढ़े। दरवाजा खोलते वक्त मुझे पीछे से लियू कियान की चिड़ी हुई आवाज सुनाई दी, तुम्हारा ये बचपन का दोस्त भी बड़ा नमूना है, पक्का टशन दिखाने के लिए गाड़ी उधार लाया होगा। आगे वो क्या बकवास कर रही थी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं शेन यूचू की गाड़ी में बैठ चुका था। मैंने सीट से टेक लगाई और आंखें मूंद ली। भविष्य का तो कुछ पता नहीं था, पर गालों पर आंसू जरूर महसूस हो रहे थे। जब जिंदगी का बोझ दम घुटने लगे और सांस लेना मुश्किल हो जाए तो अंधेरे में खुद को खुद ही संभालना पड़ता है। मैं नहीं चाहता था कि शेन यूचू मेरे आंसू देखे, इसलिए मैंने खिड़की का शीशा नीचे कर दिया ताकि हवा उन्हें सुखा दे। गाड़ी पेरिस स्प्रिंग सोसाइटी के बाहर रुकी। मैं उतरा और शेन यूचू को अलविदा कहा। जैसे ही मैं मुड़ा उसने मुझे आवाज दी और पूछा, शेन हो, क्या मुझ पर तुम्हारा कुछ और उधार बाकी है? मैंने कदम रोके उसकी तरफ मुड़ा और सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब कुछ नहीं, चलो अच्छा है। शेन यूचू के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई और उसने शांति से कहा, अलविदा। घर पहुंचा तो लिन यूफी लिविंग रूम में फोन पर बात कर रही थी। वो फोन पर बार बार माफी मांग रही थी। मुझे अंदर आता देख लिन यूफी ने बस नजरों से इशारा किया। मैंने भी सिर हिलाया और सीधा बाथरूम में घुस गया। नहाकर बाहर आया तो देखा कि वो सोफे पर बैठी है और उसकी आंखें लाल हैं। मैंने मेज पर रखे बॉक्स से 2 टिश्यू निकाले और लिन यूफी की तरफ बढ़ा दिए। समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे दिलासा दूं। शायद उस वक्त मुझे खुद दिलासे की ज्यादा जरूरत थी। लिन यूफी ने टिश्यू लिए और बस हल्का सा सिर हिलाया। ये कमबख्त शहर और ये कमबख्त जिंदगी। कुछ बियर पीकर मैंने खुद को धुत कर लिया। अगले दिन जब आंख खुली तो सूरज सिर पर था और फोन की घंटी कान फाड़ रही थी। मैंने देखा भी नहीं कि किसका फोन है, बस अपनी आदत के मुताबिक फोन उठाया और कहा, हेलो। दूसरी तरफ से शेन यूचू की आवाज आई। उसने पूछा, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? इतने आलसी क्यों हो? मैंने नींद में ही चिढ़कर पूछा, मेरे आलस से तुम्हें क्या लेना देना? एक मदद कर सकते हो? क्या काम है? तुम मेरी कंपनी आ जाओ, वही बात करेंगे। अगर तुम मना करना चाहो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगी। मैं कुछ सेकंड हिचकिचाया और फिर कहा, ठीक है, इंतजार करो, आधे घंटे में पहुँचता हूँ। बस अपने उन रखवालों को संभाल लेना, कहीं मुझे काट न ले, खासकर वो मोटा वाला। शेन यूचू हंस पड़ी, जैसे तुम सच में काटे गए हो। 10:30 बजे मैं शेन यूचू के केबिन में था। वो अपनी मेज पर बैठी कंप्यूटर पर कुछ फाइलें देख रही थी। मैं उसके सामने गया और मेज पर हाथ टिकाकर पूछा, हाँ भाई, ऐसा क्या जरूरी काम आ गया जो मुझे बुलाना पड़ा? शेन यूचू ने माउस छोड़ा और कुर्सी पर पीछे झुकते हुए हाथ बांधकर मुझे देखा। आज HR डिपार्टमेंट में कुछ लोगों का इंटरव्यू है। मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो। आज तुम हमारे HR मैनेजर बनोगे और देखोगे कि ये लोग काम के हैं या नहीं। क्या? मैंने उसे हैरानी से देखा। तुम मजाक तो नहीं कर रही? मैं और इंटरव्यू लूँ? हाँ, शेन यूचू ने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं मजाक नहीं कर रही। उम्मीदवार आ चुके हैं, अगर तुम तैयार हो तो अभी शुरू कर सकते हो। मेरी असिस्टेंट शियाओ रू पूरे वक्त तुम्हारे साथ रहेगी। इंटरव्यू लेना उतना मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस ये देखना है कि कौन काबिल लग रहा है। जो सही लगे उसे इंटर्नशिप पर रख लो और जो न जमे उसे वहीं से विदा कर दो। सब तुम्हारी पसंद पर है। मैं उसे बड़े अचरज से देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझसे ये क्यों करवा रही हो। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है? शेन यूचू के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। वो खड़ी हुई और बोली, जाओ, शियाओ रू तुम्हें HR ऑफिस ले जाएगी। वहीं तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है। मैं भी उत्सुकता के साथ शियाओ रू के पीछे पीछे इंटरव्यू रूम में चला गया। मेज पर 4 फाइलें रखी थी। शियाओ रू ने बताया, इन चारों का पहला राउंड हो चुका है, लेकिन कंपनी में सिर्फ 2 ही जगह खाली हैं। आप पहले इनकी प्रोफाइल देख लीजिए। मैं बाहर जाकर इंतजाम करती हूँ ताकि वो एक एक करके अंदर आ सके। आखिरी फैसला आपका होगा। शेन रम ने यही कहा है। मैंने पहली फाइल खोली। नाम के साथ लिखा था, उम्र 26 साल, होटल मैनेजमेंट में 2 साल का अनुभव, साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ से ग्रेजुएट। ये दूसरी प्रोफाइल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की एक लड़की की है। डिग्री में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन उसका परिचय बहुत ही सादगी भरा और विनम्र है। काफी सुलझी हुई लड़की लगती है। पर जैसे ही मैंने तीसरी फाइल खोली, मेरे तो होश ही उड़ गए। ये तो गाओ शू है। तभी मुझे अचानक सब समझ आया। मैंने फौरन चौथी फाइल चेक की और जैसा कि मुझे शक था, उस पर लियू कियान का नाम छपा था। कल रात वो दोनों खाने की मेज पर कितने एक्साइटेड थे कि उन्हें एक बड़े होटल से इंटरव्यू का बुलावा आया है। तो वो होटल केटी इंटरनेशनल ही था और शेन यूचू ने मुझे यहाँ इनका इंटरव्यू लेने भेजा है। आखिर वो चाहती क्या है? मैं गहरी सोच में डूब गया, पर फिर मुझे उसकी नेकदिली का एहसास हुआ। तभी मेरी असिस्टेंट शाहरू ऑफिस में वापस आई और मुझसे बोली, सर, मैंने सब अरेंज कर दिया है, क्या अब उन्हें इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लूं? मैंने सिर हिलाया और शाहरू से कहा, उन चारों को एक साथ अंदर भेज दो। एक साथ? शाहरू थोड़ा चौंक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए अविश्वास की झलक दिखी, जैसे वो पूछ रही हो, क्या आपको इंटरव्यू लेना आता भी है? पर मैंने जोर देकर
कहा हाँ, उन चारों को एक ही साथ अंदर बुलाओ। मेरे इतना कहने पर शाओरू ने कोई और सवाल नहीं किया और दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। जब वो दोबारा अंदर आई तो चारों उम्मीदवारों को अपने साथ लेकर आई थी। उन चारों के सामने खड़े होकर शाओरू ने मेरा परिचय कराया। ये हमारी कंपनी के HR डायरेक्टर मिस्टर चेन हैं। आज किन 2 लोगों को चुना जाएगा ये पूरी तरह डायरेक्टर साहब के फैसले पर निर्भर है। फिर वो मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और लैपटॉप पर नोट्स बनाने लगी। तभी गाओ शू के मुंह से हैरानी में मेरा नाम निकल गया। मुमू, क्या मैं सही देख रहा हूँ? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उन सब पर नजर डाली। लियू कियान के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और जीत का भरोसा था। मैंने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, बैठिए आप सबकी प्रोफाइल मैंने देख ली है। कंपनी के इतने राउंड्स पार करके यहाँ तक पहुँचना ही साबित करता है कि आप सब बेहतरीन हैं। अगर आज आपका सिलेक्शन नहीं भी होता तो भी आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 ही वैकेंसी है। लियू कियान घमंड से बोली। फिर तो पक्का मैं और गाओ शू ही सिलेक्ट होंगे। उसकी इस बात से दूसरे लड़के को बुरा लगा। गाओ शू ने फौरन लियू कियान का हाथ खींचा और धीरे से कहा, चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। फिर उसने उस लड़के से माफी मांगी। वहीं दूसरी लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। मैंने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया, एक घूंट भरा और आगे कहा, इंटरव्यू का आखिरी सवाल बहुत ही साधारण है। मान लीजिए आपकी सैलरी 5000 है और आपके सामने रहने के 3 विकल्प हैं। पहला, एक छोटा सा कमरा जिसका किराया 500 है। दूसरा, एक अच्छा फ्लैट जहां आपको दूसरों के साथ शेयरिंग में रहना होगा और किराया 1000 होगा। और तीसरा, एक शानदार प्राइवेट फ्लैट जिसका किराया 2500 है। आप क्या चुनेंगे? लियू कियान सबसे पहले बोली। मैं 2500 वाला शानदार फ्लैट चुनूंगी। मुझे अच्छी लाइफस्टाइल और प्राइवेसी चाहिए। गाओ शू, तुम्हारा क्या ख्याल है? गाओ शू ने सिर खुजलाते हुए कहा, मैं शेयरिंग वाला फ्लैट चुनूंगा। अब मैंने अपनी नजरें तीसरी लड़की पर टिकाई। उसका नाम बाई पेई पेई था। जब वो बोली तो उसकी आवाज बहुत ही सौम्य और मधुर थी। उसने बहुत सलीके से कहा, मैं भी शेयरिंग फ्लैट ही चुनूंगी। रहने का माहौल बहुत जरूरी होता है। साथ रहने वाले लोग अगर हमारी ही तरह मेहनती और समान विचारधारा वाले हों तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है और नेटवर्क भी बढ़ता है। इसलिए शेयरिंग में रहना ही बेहतर है। अंत में उस लड़के ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं 500 वाला कमरा चुनूंगा। 5000 की सैलरी में रहने पर ज्यादा खर्च करने के बजाय मैं वो पैसा लोगों से मिलने और नेटवर्किंग पर लगाना चाहूंगा। सबके जवाब सुनने के बाद मैंने अपनी बगल में बैठी शाओरू से कहा, आज का इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। शाओरू ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तो सर किन 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है? नतीजे कल सुबह बताए जाएंगे। आप सब फोन का इंतजार करें। शाओरू खड़ी हुई और बोली, आप चारों का बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर साहब के मुताबिक आज का इंटरव्यू यही समाप्त होता है। फाइनल सिलेक्शन की जानकारी कल सुबह आप सबको फोन पर दे दी जाएगी। सब कुछ डायरेक्टर साहब के फैसले पर है। धन्यवाद। मैं आप सबको बाहर तक छोड़ देती हूँ। प्लीज मेरे पीछे आइए। शाओरू बाहर की तरफ बढ़ी, उसके पीछे वो लड़का और फिर बाई पेई पेई गई। लियू कियान ने देखा कि बाकी दोनों बाहर चले गए हैं तो वो अचानक दौड़कर मेरी मेज के पास आई और उत्साह में बोली, मुमू, तुम तो डिलीवरी बॉय थे ना? तुम यहाँ इस कुर्सी पर क्या कर रहे हो? ये तो कमाल हो गया। वैसे मेरा और गाओ शू का सिलेक्शन तो पक्का है ना? तो समझो अगले हफ्ते से मेरी नौकरी पक्की है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो। गाओ शू ने लियू कियान का हाथ पकड़ा और कहा, चलो कियान, चलते हैं। तभी वो मुड़ा और बोला, मुमू, क्या आज रात तुम्हारे पास वक्त है? कल तुम इतनी जल्दी चले गए कि हमें साथ बैठने का मौका ही नहीं मिला। तुम कितने बजे फ्री होगे? मैं यहीं आ जाऊंगा, फिर रात को महफिल जमाते हैं। मैंने गाओ शू से कहा, ठीक है, काम खत्म करके मैं तुम्हें फोन करता हूँ। जब वो बाहर निकल रहे थे तो लियू कियान ने बड़े गर्व से गाओ शू का हाथ थाम लिया और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोली, तुम्हारा दोस्त केटी होटल का HR डायरेक्टर है। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुमू तो वाकई बहुत काबिल निकला। अब से हमें उससे मिलते जुलते रहना चाहिए, समझे? जब वो चारों इंटरव्यू रूम से बाहर चले गए तो मैं कुछ देर वहीं बैठकर सोचता रहा। फिर उठकर शेन यूचू के केबिन की तरफ बढ़ गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो शेन यूचू कंप्यूटर की स्क्रीन को गौर से देख रही थी। मुझे स्पीकर से अपनी ही आवाज सुनाई दी। मुझे देखकर वो मुस्कुराई और बोली, मुमू, बहुत अच्छे, तुमने वाकई कमाल कर दिया। तुम्हारा आखिरी सवाल काफी हटकर था। एक मामूली घर की पसंद से तुमने उनके बारे में काफी कुछ जान लिया। मैंने माथे पर बल देते हुए पूछा, तो तुमने सब कुछ देख लिया? शेन यूचू ने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई और कहा, मैंने सब कुछ लाइव देखा था और अब मैं इसे दोबारा देख रही हूँ। तो उस केबिन में कैमरा लगा था। मैं थोड़ा हैरान रह गया। क्या उसे मुझ पर भरोसा नहीं था? मैं कुछ कहने ही वाला था कि शेन यूचू ने बात संभालते हुए पहले ही सफाई दे दी। उसने कहा, गलत मत समझना, हमारे इंटरव्यू रूम में हमेशा कैमरे होते हैं। कभी कभी इतने उम्मीदवार होते हैं कि तुरंत फैसला लेना मुश्किल होता है। इसलिए HR टीम को वीडियो बार बार देखनी पड़ती है ताकि सही इंसान को चुना जा सके। मैंने बस सिर हिलाकर हामी भर दी। शेन यूचू ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हें क्या लगता है आखिर में किसे रखना चाहिए? मैंने जवाब दिया, बाई पेई पेई और गाओ शू को। शेन ने
ने पूछा, वजह? तुम लियो कियान को नहीं रख रही? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा बचपन का दोस्त गाओ शू तुमसे नाराज हो जाएगा? मैंने आदत के मुताबिक सिगरेट निकाली और मुंह में दबा ली, पर तभी मुझे एहसास हुआ कि किसी के केबिन में ऐसा करना ठीक नहीं है। मैंने लाइटर वापस जेब में रख लिया। शेन यूचू ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मुझे सिगरेट के धुएं से कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया। मैंने सिगरेट सुलगाई और कहा, मैं समझता हूँ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तुम्हारी नीयत अच्छी थी, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा किया है, तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूंगा। लियो कियान खुद को बहुत बड़ी चीज समझती है और उसमें तमीज की भी कमी है। वो इस कंपनी के माहौल के लिए सही नहीं है। वही बाई पे एक सुलझी हुई लड़की है। उसके रिज्यूमे और उसके बर्ताव में एक सादगी है और उसकी पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी है। गाओ शू के पास भले ही तजुर्बा कम हो, लेकिन उसकी सोच और उसके उसूल बिल्कुल सही है। अगर मैं अपनी दोस्ती को किनारे रख दूं, तो भी मैं इन्हीं दोनों के नाम दूंगा। रही बात लियो कियान की, तो तुम्हारी मेहरबानी का फायदा उठाकर मैं कंपनी का नुकसान नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने बाहर कोई फैसला नहीं सुनाया। आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। शेन यूचू अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी और मुझे देखते हुए बोली, आज सुबह जब मैंने ये रिज्यूमे देखे तो मैं भी हैरान रह गई कि ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। तुमने खुद देख लिया, कल तुम एक डिलीवरी बॉय थे और आज HR डायरेक्टर। बस एक ओहदा बदलते ही लोगों का नजरिया कैसे बदल गया। ये दुनिया बहुत मतलबी है मोमू, और यहाँ रहने वाले लोग उससे भी ज्यादा दोगले। मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि तुम मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत बढ़ाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। अब गाओ शू और लियो कियान को लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में है। ये काफी अजीब स्थिति है। शेन यूचू ने बेपरवाही से कहा, अगर तुम्हें इतनी ही मुश्किल हो रही है तो दोनों को रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। केटी होटल में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, एक लियो कियान से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब ये तुम पर है। मैंने उसे देखा और मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। मैं मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने पीठ फेर कर कहा, ये सब तुम खुद ही संभालो, मैं जा रहा हूँ। मुझे अपने इन खेलों में मत घसीटो। रुको, शेन यूचू ने पीछे से आवाज दी, अगर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त ये नहीं समझ सकता कि तुमने लियो कियान को क्यों नहीं चुना और इस बात पर वो तुमसे रिश्ता तोड़ लेता है, तो यकीन मानो वो दोस्ती निभाने के लायक ही नहीं है। वो अच्छी तरह जानता है कि लियो कियान कैसी है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी लड़की के साथ वो कभी खुश रह पाएगा? माना कि ये उनका निजी मामला है, लेकिन इंसान की फितरत तो साफ दिखती है ना। तुम खुद ही खेलो ये खेल, मैं जा रहा हूँ, मुझे इसमें मत घसीटो। तभी शेन यूचू ने पीछे से मुझे टोका, अगर तुम्हें लगता है कि उदाहरण तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त गाओ शू ये नहीं समझेगा कि तुमने लियो कियान को नौकरी पर क्यों नहीं रखा और इस बात पर वो तुमसे रिश्ता तोड़ लेगा, तो ऐसे दोस्त के साथ रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं है। लियो कियान कैसी है ये वो अच्छी तरह जानता है। क्या तुम्हें लगता है कि गाओ शू उस जैसी दिखावटी लड़की के साथ कभी खुश रह पाएगा? माना कि हमें दूसरों के निजी मामलों में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बात जब इंसान की नियत की हो तो तुम्हें अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेना चाहिए। मैं वहीं खामोश खड़ा रहा। शेन यूचू की बातें सुनने के बाद मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने बस ऑफिस का दरवाजा खोला और बाहर की तरफ चल दिया। तभी पीछे से शेन यूचू की आवाज आई, जब ये काम शुरू किया है तो इसे अंजाम तक भी पहुंचाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम बीच रास्ते में हार मान लो। जैसे कल की वो पार्टी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी मैं तुम्हारे लिए आखिर तक रुकी रही। कल इंटरव्यू का नतीजा तुम्हें ही सुनाना है। अगर तुम नहीं आए तो मैं गाओ शू और लियो कियान को नौकरी पर रख लूंगी, ताकि तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हारी नाक न कटे। शेन यूचू की इस हमदर्दी ने मेरे हाथ में एक जलता हुआ कोयला थमा दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गाओ शू और लियो कियान का सामना कैसे करूं। मैं लियो कियान की परवाह छोड़ भी दूं, पर मैं गाओ शू को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। आज रात का डिनर शायद बहुत अजीब होने वाला था, पर सब जानते हुए भी मैं भाग नहीं सकता था। शाम के 4:30 बजे गाओ शू का फोन आया। उसने पूछा कि मैं काम से कब फ्री हो रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं फ्री हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और पूछने लगा कि कहाँ मिलना है, आज जमकर पार्टी करेंगे। मैंने उसे पेरिस स्प्रिंग सोसाइटी के बाहर एक छोटे से साधारण रेस्टोरेंट में बुला लिया। आज का खर्चा मेरी तरफ से था। गाओ शू ने कहा कि वो बस अभी पहुंच रहा है और फोन काट दिया। आज रात क्या होगा मुझे नहीं पता। हमारी 10 साल पुरानी दोस्ती आज टूट जाएगी या और गहरी होगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। आखिर इन सालों में हम दोनों काफी बदल चुके थे और हमारी दुनिया भी अलग हो गई थी। बात कैसे शुरू करूं ये समझ नहीं आ रहा था, बस दुआ ही कर सकता था। 5:30 बजे जब गाओ शू और लियो कियान आए तो अचानक मेरी घबराहट बढ़ गई। मैं इस दोस्ती को बचाना चाहता था, पर साथ ही शेन यूचू के भरोसे को भी नहीं तोड़ना चाहता था। मैं एक धर्म संकट में फंस गया था। मोमो, तुम यहाँ कब से हो? गाओ शू ने कुर्सी खींचकर लियो कियान को बैठने का इशारा किया। फिर उसने दूसरी कुर्सी खींची और लियो कियान के बगल में बैठते हुए बड़े अदब से पूछा, क्या तुम यहीं पास में रहते हो? मैंने सिगरेट का पैकेट गाओ शू की तरफ बढ़ाया और पास वाली सोसाइटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, इसी पेरिस स्प्रिंग में रहता हूँ, काफी नजदीक है। लियो कियान ने बाहर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, ये सोसाइटी तो बहुत शानदार है, यहाँ का किराया भी काफी ज्यादा होगा। कल तो तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे कि तुम डिलीवरी बॉय हो। तुम भी ना बड़े मजाकिया हो। कहीं इसलिए तो झूठ नहीं बोला कि गाओ शू तुमसे कोई मदद न मांग ले। फालतू बातें मत करो, गाओ शू ने उसे टोकते हुए कहा।
मोमो वैसा इंसान नहीं है। मैंने बस एक फीकी सी मुस्कान दी और मेन्यू कार्ड गाओ शू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, खाना ऑर्डर करो, आज पार्टी मेरी तरफ से है। गाओ शू ने मेन्यू लिया और हंसते हुए बोला, फिर तो मैं बिल्कुल शर्म नहीं करूँगा। आखिर तुम अब कैटी इंटरनेशनल होटल के HR डायरेक्टर जो बन गए हो। बहुत खुशी हुई दोस्त। खाना आने के बाद भी उनकी बातें सिर्फ कैटी इंटरनेशनल होटल के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वो पूछ रहे थे कि वहाँ का माहौल कैसा है, सैलरी कितनी मिलती है और कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है। सच तो ये था कि मुझे खुद भी ज्यादा कुछ नहीं पता था, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं बस मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश कर रहा था। गाओ शू और लियू कियान समझ गए थे कि मैं कतरा रहा हूँ। डिनर का माहौल धीरे धीरे बोझिल और अजीब होने लगा। हम सब एक अजीब से दबाव में थे। आखिरकार लियू कियान का सब जवाब दे गया। उसने अपने हाथ में पकड़ी स्टिक को पटका और तीखे लहजे में बोली, गाओ शू, मुझे लगता है मोमो नहीं चाहता कि तुम कैटी में काम करो। ऐसा मत सोचो, मैंने बात संभालते हुए कहा। तुम लोगों का सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है। झूठ मत बोलो, लियू कियान ने जोर देते हुए कहा। आज इंटरव्यू तुमने ही लिया था। और वो जो लड़की थी शाओरू, जो जनरल मैनेजर की असिस्टेंट है, उसने खुद कहा कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते? गाओ शू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। मोमो, ये नौकरी मेरे और कियान के लिए बहुत जरूरी है। माना कि कुनमिंग में और भी कई 5 स्टार होटल हैं, पर हमने काफी रिसर्च की है और हमारे करियर के लिए कैटी से बेहतर कोई जगह नहीं है। पर क्यों? मैंने उलझन में गाओ शू से पूछा। जैसा तुमने कहा, यहाँ इतने सारे बड़े होटल्स हैं, तो फिर कैटी ही क्यों? गाओ शू ने थोड़ा रहस्यमय अंदाज में कहा, तुम वहाँ काम करते हो, तुम्हें तो पता ही होगा। कैटी ग्रुप के मालिक शेन डेजोंग का हवाई में एक्सीडेंट हो गया था। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सुना है कि अब होटल की कमान उनकी नाजायज बेटी के हाथ में है। वो पूरे स्टाफ को बदल रही है और अपनी एक नई टीम खड़ी करना चाहती है ताकि अपना दबदबा बना सके। ऐसे वक्त में उसे नए और काबिल लोगों की जरूरत है। हमने कैटी को इसीलिए चुना है। कहते हैं ना, उथल पुथल के दौर में ही असली हीरो पैदा होते हैं। मैं और कियान इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। किसी शांत कंपनी में काम करने से बेहतर है कि ऐसी जगह जाया जाए जहाँ अपनी काबिलियत साबित करने की जंग चल रही हो। किसी शांत कंपनी में काम करने से कहीं बेहतर है कि तुम ऐसी जगह जाओ जहां मुकाबला और राजनीति हो। तभी तुम अपनी असली काबिलियत साबित कर पाओगे। मैं गाओ शू के जज्बात समझ सकता हूँ। उसके लिए ये खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका है। लेकिन मैं अपनी ईमानदारी को ताक पर रखकर लियू कियान को नौकरी नहीं दे सकता। मैंने उसे बहुत ही सलीके से समझाने की कोशिश की। देखो, सुकून भरा काम और शांत माहौल ही सबसे अच्छा होता है। वहाँ कम से कम ऑफिस की राजनीति और खींचतान तो नहीं झेलनी पड़ती। गाओ शू ने खामोशी से मेरी तरफ देखा और संजीदगी से बोला, अगर मुमकिन हो तो प्लीज मुझे और कियान को रख लेना। मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ। उस वक्त मैंने उसे कोई साफ जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि तुम दोनों घर जाओ और मेरे फोन का इंतजार करो। तभी मुझे शहर के बाहर उस पुराने गोदाम वाली बात याद आई, जब शेन यूचू ने शेन युहाओ से एक वादा किया था। उसने कहा था कि वो उसका ख्याल रखेगी। तो क्या गाओ शू जिस नाजायज बेटी की बात कर रहा था, वो शेन यूचू ही है? रेस्टोरेंट से निकलते वक्त मैंने बचा हुआ खाना पैक करवा लिया। लियू कियान ये देखकर हैरान रह गई। उसकी नजरों में मुझ जैसा बड़े ओहदे वाला इंसान बचा हुआ खाना पैक कैसे करवा सकता है? अगर मैं उसे सच बताता कि ये खाना मैं एक बेसहारा कुत्ते के लिए ले जा रहा हूँ, तो उसे यकीन ही नहीं होता। जब मैं घर पहुँचा तो लिन यफी के कमरे का दरवाजा खुला था। वहाँ से गुजरते वक्त मैंने उसे कंप्यूटर के सामने काम करते देखा। मैं बालकनी में गया और शेन यूचू को फोन लगाया। उसने फोन उठाते ही पूछा, इतनी रात को फोन, क्या कोई खास बात है? मैंने कहा, ये उसी भर्ती के मामले में है। आज रात गाओ शू और लियू कियान ने मुझे डिनर पर बुलाया था। उन्होंने क्या कहा होगा तुम अंदाजा लगा सकती हो। मुझे लगता है अब ये मजाक बंद होना चाहिए। ये सब अब हद से बाहर जा रहा है। तुमने इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग देखी है और तुम अच्छी तरह जानती हो कि काबिल कौन है। गाओ शू और बाई पे ही इस काम के लिए सबसे सही है। कम से कम मेरा तो यही मानना है। अब ये गलतफहमी तुम्हें ही दूर करनी होगी। मेरी बात सुनकर शेन यूचू का लहजा एकदम बदल गया। वो काफी नाराज लग रही थी। उसने कहा, खामोश रहो। मैंने तुमसे जो वादे किए थे, क्या मैंने उन्हें पूरा नहीं किया? तुमने कहा साथ खाना खाओ, तो मैंने अपनी जरूरी मीटिंग्स छोड़ दी। मुझे ऐसी महफिलें पसंद नहीं, फिर भी मैं आखिर तक रुकी रही। लोगों ने मुझे डिलीवरी वाली समझा, मेरा मजाक उड़ाया, पर मैंने सब सहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे जुबान दी थी। और अब जब तुम्हारी बारी आई तो तुम बीच रास्ते में ही हाथ खींच रही हो। प्लीज जिद मत करो, मैंने उससे मिन्नत करते हुए कहा। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मेरा साथ देना चाहती थी और मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब बात बिगड़ रही है। इससे मेरी दोस्ती पर आंच आ सकती है। शेन यूचू ने सख्ती से जवाब दिया, तो अपनी दोस्ती बचा लो। गाओ शू और लियू कियान दोनों को नौकरी पर रख लो। मैं तुम्हें ये हक देती हूँ। मैंने कहा, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो रही हो? कंपनी तुम्हारी है, क्या तुम अपने काम के साथ खिलवाड़ करोगी? बिल्कुल नहीं। फोन के उस पार से उसकी आवाज आई। पता नहीं वो गुस्से में थी या मुझे चिढ़ा रही थी। उसने साफ लफ्जों में कहा, ये मेरा बदला है जो तुमने मेरे खाने के साथ किया। ये उसकी सजा है। कल सुबह ऑफिस आओ और खुद उन्हें फोन करके नौकरी पक्की होने की खबर दो। उन्हें HR डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने को कहो, तभी तुम्हारा काम पूरा माना जाएगा।
अगर खुद को मर्द समझते हो तो काम अधूरा मत छोड़ना। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैं किसी जाल में फंस गया हूँ, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बालकनी से बाहर आते ही लिन यीफेई भी अपने कमरे से निकली। मैंने उससे पूछा, आजकल काम का बोझ कुछ ज्यादा ही है क्या? उसने उदासी भरे लहजे में कहा, हाँ, एक नया प्रोजेक्ट है, उसी की तैयारी में जुटी हूँ। क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है? अगर नहीं तो मैं नहाने जा रही हूँ। मैंने कहा, तुम जाओ। मैं अपने कमरे में लौट आया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि आखिर इस मुसीबत से कैसे निकलूं। मेरे सामने एक ऐसी पहेली थी जिसका हर फैसला गलत ही साबित होने वाला था। अगले दिन भारी बारिश हो रही थी। शेन यूचू के ऑफिस में मुझे उसका वो शरारत भरा अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मेज पर फोन रखा था और शेन यूचू सामने सोफे पर बैठी बड़े मजे से कॉफी पी रही थी। मैं बस उस फोन को घूर रहा था, कश्मकश में डूबा हुआ। फोन करो, शेन यूचू ने बड़ी शांति से कहा। देखा जाए तो अगर तुम अब गाओ शू और लियू कियान को सच बता भी दोगे कि तुम एचआर डायरेक्टर नहीं हो, तो क्या वो तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और पूछा, सच तो ये है कि तुम कभी मेरी मदद नहीं करना चाहती थी, तुम बस मुझे इस मुश्किल में डालना चाहती थी, है ना? शेन यूचू के चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी दिखी, फिर उसने बेरुखी से कहा, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो उठी और अपनी मेज की तरफ चली गई। बात तो सही थी। अब अगर मैं गाओ शू को सच बताता भी तो उसे लगता कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। मैं काफी देर से प्लान बना रहा हूँ। क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? अगर नहीं तो मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम जाओ। मैं अपने कमरे में लौट आया और बिस्तर पर लेटे हुए सोचने लगा कि आखिर करूँ क्या। मेरे सामने एक ऐसी पहेली थी जिसका हर जवाब गलत लग रहा था। अगली सुबह भारी बारिश के बीच शेन यूचू के केबिन में मुझे उसका देखने का अंदाज पसंद नहीं आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। मेज पर एक फोन रखा था और शेन यूचू मेरे सामने सोफे पर बैठी बड़े मजे से कॉफी पी रही थी। वो काफी सुकून में लग रही थी, जबकि मैं उस फोन को घूरते हुए कश्मकश में था। फोन करो, शेन यूचू ने बड़ी शांति से कहा। वैसे भी अगर तुम अब गाओ शू और लियू कियान को उदाहरण ये बताओगे कि तुम कंपनी के एचआर डायरेक्टर नहीं हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो यकीन करेंगे? मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और पूछा, शुरुआत से ही तुम्हारा मकसद मेरी मदद करना नहीं था, बल्कि तुम तो मुझे इस जाल में फंसाना चाहती थी, है ना? शेन यूचू के चेहरे पर एक पल के लिए मायूसी की झलक दिखी, फिर उसने बेरुखी से कहा, जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो सोफे से उठी और वापस अपनी मेज की तरफ चली गई। सच तो ये था कि अगर मैं अब उन्हें सच बता भी देता कि मैं एचआर डायरेक्टर नहीं हूँ, तो भी वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करते। तो फिर अब हिचकिचाना कैसा? मैंने फोन उठाया और इंटरनल लाइन डायल की। ये नंबर सीधा शाओरू के पास जाता था। मैंने फोन पर शाओरू से कहा, गाओ शू को बता दो कि उसे नौकरी मिल गई है, सोमवार को रिपोर्ट करे। जी ठीक है, शाओरू ने दूसरी तरफ से पूछा। और दूसरा उम्मीदवार कौन है? दूसरा कौन? मुझे महसूस हुआ कि फोन पकड़े हुए मेरा हाथ कांप रहा था। वहीं दूसरी ओर शेन यूचू की नजरें लगातार मुझ पर ही टिकी थी। हेलो, शाओरू ने फिर पूछा। डायरेक्टर चेन, दूसरे नंबर पर किसे रखना है? लियू कियान का नाम कई बार जुबान तक आया, पर मैं कह नहीं पाया। फोन के उस पार से शाओरू की आवाज फिर गूंजी, जैसे मुझे याद दिला रही हो, डायरेक्टर चेन, मैं सुन रही हूँ। जब मैंने बाय पे कहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पूरी पीठ पसीने से तर थी। ठीक है सर, समझ गई। मैं अभी गाओ शू और बाय पे को सोमवार को आने के लिए कह देती हूँ। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। फोन मैंने ही पहले काटा। मैं सोफे पर पीछे की ओर झुक गया और छत को ताकने लगा। तभी शेन यूचू के कदमों की आहट पास आई। वो एक बार फिर मेरे सामने वाले सोफे पर बैठ गई और बोली, मुमू शुक्रिया, दरअसल ये तुम्हारे लिए मेरा एक इम्तिहान था। मैं बस फीका सा हंसा। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान? देखो, मुझे बहलाने के लिए ये फालतू की बातें मत करो। मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। तुमने ये सब सिर्फ उस दिन के मजाक का बदला लेने के लिए किया। अगर मुमकिन होता तो मैं उस दिन में वापस जाना चाहता, ताकि मैं वो झूठ न बोलता कि मैंने तुम्हारा खाना खाया है, पर हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। शेन यूचू ने बेपरवाही से कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दुनिया में अगर मगर के लिए जगह नहीं है। सच तो ये है कि मैं खुश हूँ कि तुमने वो झूठ बोला, वरना हमें एक दूसरे को जानने का मौका कैसे मिलता। खैर जो भी हो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे तुम्हें इतनी मुश्किल घड़ी में नहीं डालना चाहिए था। शेन यूचू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मेरा फोन बज उठा। जैसा मैंने सोचा था, फोन गाओ शू का ही था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, गाओ शू ने दूसरी तरफ से पूछा, मुमू क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? सामने शेन यूचू बैठी थी। मैं उसे ज्यादा सफाई नहीं दे सकता था। मैंने बस इतना कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूँगा। इस फोन के बाद मेरा दिल और भी भारी हो गया। शेन यूचू ने मुझसे कहा, मैं पहले तुमसे माफी मांगती हूँ और फिर समझाती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब तुम मुझे माफ करो या न करो, पर आज तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। मैंने खामोशी से शेन यूचू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्का सा पछतावा और थोड़ी बेबसी थी। वो धीरे से बोली, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया, फिर भी तुमने आखिरी वक्त पर मेरा ही साथ दिया।
कंपनी में फिलहाल कुछ दिक्कतें चल रही हैं और हर विभाग में बदलाव किए जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसे दोस्त हों जो वाकई मेरा भला चाहते हों, ताकि मैं अपनी एक टीम बना सकूं। सच तो ये है कि कल जब मैंने तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया तो मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि तुम अपने दोस्तों के सामने अपनी साख बना सको। अगर तुम गाओ शू और लियू कियान दोनों को ही चुन लेते तो भी कोई बात नहीं थी। कंपनी के लिए वो बस 2 नए इंटर्न ही होते, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद उन्हें हटा दिया जाता। इतना कहकर शेन यूचू रुकी। उसने बड़ी सावधानी से मेरे चेहरे के हाव भाव देखे और फिर आगे कहा, कल जब तुम इंटरव्यू ले रहे थे तो मैं सब कुछ देख रही थी। मुझे हैरानी हुई कि तुमने उसी वक्त लियू कियान का नाम फाइनल नहीं किया। जब तुम मेरे केबिन में आए और तुमने कहा कि लियू कियान इस काम के लायक नहीं है, तो मुझे भी यही लगा कि वो मेरी कंपनी के लिए सही नहीं है। खैर, वजह जो भी हो, पर जब मैंने तुम्हें ये सब कहते सुना तो मेरे मन में एक ख्याल आया। मैं चाहती थी कि ये चुनाव तुम ही पूरा करो, ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारा आखिरी फैसला क्या होता है। और तुमने मुझे निराश नहीं किया। आखिरकार तुमने सही का ही साथ दिया। ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, शायद इससे तुम्हारी दोस्ती भी टूट जाए, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर में तुमने ये स्टैंड क्यों लिया। क्या मेरे लिए, तुम्हारे लिए? मेरे चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। ज्यादा गलतफहमी मत पालो, मेरे काम करने के अपने कुछ उसूल हैं। मैं बस अपने जमीर के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। बहुत अच्छे, शेन यूचू ने खुशी से कहा, मुझे तुम जैसे इंसान की ही जरूरत है। चलो अब खुलकर बात करते हैं। क्या बात करें? मैंने सिगरेट निकाली और मुंह में दबा ली। शेन यूचू ने अनचाहे में अपनी त्योरियां चढ़ा ली। मैंने जोर से कहा, अपनी ये भौहें मत सिकोड़ो। मैं तुम्हारा कर्मचारी नहीं हूँ। मेरा मन करेगा तो सिगरेट पीऊंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। और अगर मैं तुम्हारा कर्मचारी होता भी तो भी तुम्हें मेरी आजादी छीनने का कोई हक नहीं था। शेन यूचू ने बड़ी शांति से कहा, कोई बात नहीं। उद्धरण, मेरे केबिन में सिगरेट, लगता है धुआं तुम्हारे दिमाग को कुछ ज्यादा ही तेज चलाता है। कंपनी में अभी हर पोस्ट पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। तुम बताओ, किस डिपार्टमेंट में जाना चाहोगे? तुम्हारी दिलचस्पी किस काम में है? पहले क्या क्या काम किया है? कोई तजुर्बा है? डिलीवरी बॉय था, कभी कभी ग्राहकों का खाना भी चख लेता था। शेन यूचू ने मुझे एक तीखी नजर से घूरा और कहा, मैं सीरियस हूँ, प्लीज मजाक बंद करो। डिलीवरी की, टीवी में वेटर रहा, यहाँ तक कि मजदूरी भी की है। मैं जितना सच बोल रहा था उसे उतना ही यकीन नहीं हो रहा था। खैर, मैंने हर छोटा काम किया है। अगर वाकई मुझे काम देना चाहती हूँ तो बताओ। शेन यूचू ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा, जो करना है बेझिझक बोलो। रही बात सैलरी की, तो तुम्हें निराश नहीं करूंगी। वो तुम्हारी डिलीवरी वाली कमाई से कम नहीं होगी। उसे हल्के में मत लो। महीने के 7,000 तक कमा लेता था। ठीक है, मैं 8,000 दूंगी, तो फिर मुझे सिक्योरिटी गार्ड बना दो। उस वक्त शेन यूचू के चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। उसने आंखें फाड़कर पूछा, क्या तुम वाकई सीरियस हो? बिल्कुल। मैंने आगे पूछा, गार्ड की नौकरी में रहना खाना फ्री मिलेगा? क्या बोनस वगैरह मिलता है? शिफ्ट का क्या हिसाब है? कितने घंटे काम और कितने घंटे आराम मिलेगा? खाली वक्त में मैं अपनी पढ़ाई भी तो कर सकूंगा। गार्ड बनना सही रहेगा। ठीक है, मंडे से काम पर आ जाना। मैं शाओ रू से कहकर सब अरेंज करवा दूंगी। गार्ड की नौकरी में रहना खाना कंपनी का होगा, लेकिन रहने के लिए सिर्फ एक कॉमन हॉस्टल मिलेगा, जहाँ सिर्फ एक बेड होगा। आराम के लिए वो काफी है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की शिफ्ट का क्या सिस्टम है मुझे ठीक से नहीं पता, ये सब नीचे के लोग ही संभालते हैं। इतना कहकर शेन यूचू ने अपनी घड़ी देखी और मुझसे कहा, चलो दोपहर का खाना साथ खाते हैं। पहले ये बताओ कि पैसे मैं दूं या तुम खिला रही हो? मेरी इस बात पर शेन यूचू ने फिर से आंखें तर्री। हमने होटल में लंच किया। निकलते वक्त शेन यूचू ने शाओ रू से कहकर मुझे गार्ड की वर्दी दिलवा दी और कहा कि मंडे को यही पहनकर शाओ रू से मिल लेना, वो सब संभाल लेगी। मैंने फिर भी पूछ लिया, गार्ड की नौकरी के वाकई 8,000 दोगी? शेन यूचू ने बड़ी सादगी से हाँ कह दिया। लंच के बाद मैं बुक स्टोर गया और वो सारी किताबें खरीदी जिन्हें पढ़ने का वक्त नहीं मिल पा रहा था। साथ ही मैंने सिक्योरिटी सिस्टम पर भी एक प्रोफेशनल किताब ले ली। घर लौटकर मैंने अपनी वर्दी पहनकर देखी। आईने में खुद को देखकर एक अलग ही जोश महसूस हो रहा था। तभी अचानक गाओ शू का फोन आ गया। उसने बड़े अदब से पूछा, मोमो क्या अभी बात कर सकते हो? हाँ बोलो। गाओ शू, लियू कियान वाली बात के लिए मुझे वाकई अफसोस है। अरे छोड़ो यार, शुक्रिया कि तुमने मुझे कैटी में काम दिलवा दिया। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं थोड़ा घबरा गया। सच तो ये है कि उस रात जो लड़की मेरे बर्थडे पर आई थी वही शेन यूचू कैटी की मैनेजिंग डायरेक्टर है, वही जिसे तुम शेन डेजहोंग की नाजायज बेटी कह रहे थे। गाओ शू सन रह गया। क्या तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वही बॉस है? अब समझा मोमो कि तुमने लियू कियान को काम पर क्यों नहीं रखा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर अब मुझे डर है कि कहीं वो मुझे परेशान न करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भले ही मैं उसे ज्यादा वक्त से नहीं जानता, पर इतना कह सकता हूँ कि वो बहुत सुलझी हुई लड़की है। मैंने भरोसे के साथ कहा, फिक्र मत करो, वो ऐसी नहीं है। मंडे को मिलते हैं, तब विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, मंडे को मिलते हैं। अरे हाँ, एक बात और, गाओ शू ने अचानक याद दिलाते हुए पूछा, क्या तुमने आजकल स्कूल वाला
व्हाट्सएप ग्रुप चेक नहीं किया? नहीं यार, नया फोन हूँ, अभी ऐप भी डाउनलोड नहीं किया। एक बार लॉगिन करके देखो। परसों रात जिंगियाओ का मैसेज आया था, वो विदेश से वापस आ गई है, अभी कुनमिंग में ही है। क्या वाकई तुम दोनों का कोई संपर्क नहीं रहा? जिंगियाओ, कितना पुराना नाम है, आज भी किसी के मुंह से ये नाम सुनकर दिल में एक अजीब सी टीस उठती है। मोमो, सुन रही हो? हाँ, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। वापस आ गई तो क्या हुआ? इतने सालों से कोई बात नहीं हुई, शायद हम दोनों एक दूसरे को भूल चुके हैं। फोन की दूसरी तरफ से गाओ शू हंसते हुए बोला, कम से कम मैं इतना जानता हूँ कि कुछ लोग जिंगियाओ को कभी नहीं भूल सकते। सालों की दोस्ती है हमारी, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। अगर तुम पुरानी यादों को न पकड़ते तो तुम मेरे यार मोमो नहीं होते। चल हट, मैंने चिढ़कर कहा और फोन काट दिया। मेरा मन बेचैन हो उठा था। अनजाने में ही मेरी उंगलियां ऐप स्टोर पर चली गई। ऐप डाउनलोड करके लॉगिन किया और ग्रुप में जिंगियाओ की प्रोफाइल ढूंढ ली। चैट बॉक्स तो खुल गया, पर एक शब्द लिखने की हिम्मत नहीं हुई। जिंगियाओ मेरे हाई स्कूल के दिनों का वो हिस्सा थी जो मेरी क्लासमेट भी थी और मेरा सबसे बड़ा क्रश भी। उन दिनों अमीर घर की लड़कियां बड़ी सज धज कर रहती थी, उनके पास हर चीज बेहतरीन और महंगी होती थी। जिंगियाओ भी एक ऐसे ही रईस परिवार से थी और मैं उसके बिल्कुल उलट था। सब उसे किसी अप्सरा की तरह देखते थे और मुझे भी लगता था कि वो मेरी पहुंच से बहुत दूर है। 12वीं के आखिरी दिनों की एक रात की बात है, जब मैं उसे साइकिल से घर छोड़ने गया था। उसके घर के बाहर उसने मुझसे पूछा कि मेरा सपना कौन सा कॉलेज है। सच तो ये था कि मैंने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया था, क्योंकि मेरा परिवार मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकता था। लेकिन जब जिंगियाओ ने मुझसे पूछा तो मैंने झूठ कह दिया कि मेरा लक्ष्य सिर्फ पीकिंग यूनिवर्सिटी है और अगर वहाँ नहीं हुआ तो मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। उसे लगा कि मैं बहुत ऊंचे सपने देख रहा हूँ। उसे मेरी असल मजबूरी का जरा भी अंदाजा नहीं था। वो बहुत खुश हुई और कहने लगी कि हम दोनों साथ में पीकिंग यूनिवर्सिटी जाएंगे। उस साल उसके नंबर तो इतने आ गए कि उसे दाखिला मिल जाता, लेकिन मैं उस रेस में पीछे रह गया जानबूझकर। जब रिजल्ट आया तो जिंगियाओ ने देखा कि मेरे हिंदी में सिर्फ 50 नंबर थे। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने बार बार पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बस इतना कहा कि शायद उस दिन मेरा दिन नहीं था। मेरा ये बहाना उसे मंजूर नहीं था। बाद में उसे समझ आ गया कि मैंने जानबूझकर पेपर छोड़ा था। उसकी वो उम्मीदें गहरी मायूसी में बदल गई। मुझसे भी और हमारे प्यार से भी उसका भरोसा उठ गया। नतीजा ये हुआ कि वो पीकिंग यूनिवर्सिटी नहीं गई, बल्कि फ्रांस चली गई। इतने सालों में हमारा कोई राब्ता नहीं रहा, यहाँ तक कि हमने एक दूसरे को हेलो तक नहीं कहा। आज जब उसके वापस आने की खबर मिली तो मैं जैसे सुनना पड़ गया। पुरानी यादों ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली, उसकी तस्वीरें देखने लगा और ये देखने लगा कि इन सालों में वो कितनी बदल गई है। वो बदल गई थी और भी शालीन और ग्रेसफुल हो गई थी। उसकी आंखों में अब वो पहले वाली मासूमियत नहीं थी। वो लड़की जो मुझे अपना बचा हुआ नाश्ता खिलाती थी, वो अब कभी वापस नहीं आएगी। मुझमें उसे मैसेज करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने फोन एक तरफ फेंका, खिड़की खोली और सिगरेट सुलगा ली। दुनिया में मुझ जैसे बुज़दिलों की कोई कमी नहीं है। सोमवार की सुबह मैं अपनी नई नौकरी के लिए होटल पहुंचा। मैं अपनी गार्ड की वर्दी में था। जैसे ही मैं गेट से अंदर जा रहा था, एक चमचमाती ऑडी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक आवाज आई, सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कि पार्किंग कहाँ है? वो कहते कहते अचानक रुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी और दर्द था। मुझे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा मजाक भी कर सकती है। गाड़ी चलाने वाली कोई और नहीं, जिंगियाओ थी, मेरा पुराना प्यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे, इतनी अचानक और इस हाल में। मैं अभी सदमे में ही था कि तभी ड्यूटी पर तैनात दूसरा गार्ड दौड़ता हुआ आया और मुझे डांटने लगा। अबे मैडम, कुछ पूछ रही हैं, सुनाई नहीं देता क्या? फिर उसने झुककर बड़े अदब से जिंगियाओ से कहा, मैडम, पार्किंग आगे से बाएं मुड़कर है, वहाँ आपको बोर्ड दिख जाएगा। मैं उसका सामना नहीं कर सकता था। मैं बस चाहता था कि वो मुझे न पहचाने। मैं बिना पीछे मुड़े होटल के अंदर भाग गया। मैं अपनी शर्मिंदगी से बचकर भाग रहा था। पीछे उसकी वही जानी पहचानी खुशबू रह गई थी, गार्डेनिया की महक, जो उसे स्कूल के दिनों में बहुत पसंद थी। उस गार्ड की आवाज पीछे कहीं छूट गई थी, लेकिन मेरा दिल सीने में हथौड़े की तरह धड़क रहा था, जैसे वो इस कैद से आजाद होना चाहता हो। आखिर वो ही क्यों और इसी वक्त क्यों? मैं एक मामूली गार्ड की वर्दी में खड़ा था और वो अपनी आलीशान ऑडी में। वो आज भी उतनी ही चमक रही थी। हमारे बीच का ये फासला मुझे किसी समंदर की तरह डुबो रहा था। मेरा दम घुटने लगा था। शेन। तभी पास से एक जानी पहचानी आवाज आई। वो लू था। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी और वो मुझे देखकर परेशान हो गया। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? शेन सर तुम्हें बुला रहे हैं। मैंने खुद को संभाला और गहरी सांस ली। ये पुरानी यादों में खोने का वक्त नहीं था। मैं यहाँ काम करने आया था। मैं भारी कदमों से 29वीं मंजिल की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट के आईने में मैंने अपनी वर्दी ठीक की। आईने में दिख रहे उस आदमी की आंखों में दर्द तो था, पर एक अजीब सी जिद भी थी। मैंने शेन यूचू के केबिन का दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, आ जाओ। मैं अंदर गया। शेन यूचू अपनी मेज पर बैठी कुछ फाइलें देख रही थी। उसने सिर उठाकर मुझे देखा और पेन नीचे रखते हुए बोली, तो आज पहला दिन है, कैसा चल रहा है काम? सब ठीक तो है ना? मैंने अपनी आवाज को जितना हो सके शांत रखा। जी
सब ठीक है, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? शेन यूचू ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो। मैं बैठ गया। मेरी हथेलियों में हल्का पसीना आ रहा था। आज सुबह गेट पर जो हुआ मैंने उसके बारे में सुना। शेन यूचू की आवाज बिल्कुल सपाट थी, जिससे उनके इरादों का अंदाजा लगाना मुश्किल था। मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा वो मुझे डांटने वाले हैं। उस ऑडी Q7 की मालकिन जिंग ग्रुप की वारिस जिंग याओ है। शेन यूचू ने आगे कहा, वो हमारे होटल के इस अहम प्रोजेक्ट की इंचार्ज भी है। मैंने चौंक कर सिर उठाया। तो वो यहाँ सिर्फ काम के सिलसिले में वापस आए हैं? मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। शेन यूचू की नजरों में एक अजीब सी समझ थी। गाओ शू ने मुझे बताया था कि वो तुम्हारी हाई स्कूल की वो एक पल के लिए रुके क्लासमेट थी। मैंने अपना सिर झुका लिया। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें जुबान पर लाने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। आज दोपहर एक मीटिंग है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। शेन यूचू ने अचानक कहा। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं तो बस एक गार्ड हूँ। मेरा वहाँ होना ठीक नहीं लगेगा। तुम सिर्फ एक गार्ड नहीं हो। शेन यूचू ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारी परख बहुत तेज है और जिंग याओ को तुम्हारी परवाह लगती है। उन्होंने बात पूरी करते हुए कहा, इससे हमारी डील में मदद मिल सकती है। जाहिर है अगर तुम नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं गहरी सोच में डूब गया। भागने से कभी मसले हल नहीं होते। एक बार पहले भी मैं भाग चुका हूँ और बहुत कुछ खो दिया है। शायद इस बार मुझे थोड़ा निडर होना चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगा, मैंने दृढ़ता से कहा। शेन यूचू ने इत्मीनान से सिर हिलाया। दोपहर 2 बजे पहली मंजिल के मीटिंग रूम में आ जाना। शेन यूचू के केबिन से बाहर निकलते ही सहकर्मियों की नजरें मुझ पर टिक गई। सुबह वाली बात जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। मैंने उनकी परवाह नहीं की और एक कोने में जाकर बैठ गया। मैंने अपनी सिक्योरिटी सिस्टम वाली किताब निकाली और पढ़ने लगा। खुद को काबिल बनाकर ही मैं अतीत के इन सायों से बाहर निकल सकता हूँ। वक्त पंख लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते 2 बज गए। मैं वक्त पर मीटिंग रूम पहुँच गया। शेन यूचू वहाँ पहले से ही मौजूद थे और उनके साथ कंपनी के कुछ बड़े अधिकारी भी थे। मुझे देखते ही शेन यूचू ने इशारा किया कि मैं उनके पास जाकर खड़ा हो जाऊं। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और जिंग याओ अंदर आई। सफेद फॉर्मल सूट और पोनीटेल में वो बेहद प्रोफेशनल और प्रभावशाली लग रही थी। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में कई जज्बात थे, पर उसने तुरंत खुद को संभाला और सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मीटिंग शुरू हुई। दोनों तरफ से प्रोजेक्ट की बारीकियों पर चर्चा होने लगी। मैं शेन यूचू के बगल में चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था और बीच बीच में जिंग याओ के चेहरे के हाव भाव देख रहा था। काम के मामले में वो बहुत गंभीर और सख्त थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी स्कूल में थी। तभी एक शर्त को लेकर दोनों पक्षों में अनबन हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिंग याओ ने तेवर कड़े करते हुए कहा, शेन साहब, हम इस शर्त पर समझौता नहीं कर सकते। ये हमारी कंपनी के हितों का सवाल है। शेन यूचू भी पीछे नहीं हटे। मैडम, हमारे होटल की भी अपनी मर्यादा है। ये शर्त हमारे लिए बहुत ज्यादा सख्त है। तभी मुझे सुबह का वो पल याद आया जब जिंग याओ पार्किंग के बारे में पूछ रही थी। उसे यहाँ के रास्तों की ज्यादा समझ नहीं थी। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए शेन यूचू की आस्तीन को धीरे से खींचा। उन्होंने मुड़कर हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने उनके कान में फुसफुसाकर कहा, मैडम अभी नई आए हैं, उन्हें यहाँ के बाजार का अंदाजा नहीं है। हम अपनी मुख्य शर्तों को बचाते हुए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा लोकल प्रमोशन सर्विसेज का ऑफर दे सकते हैं। शेन यूचू की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत जिंग याओ की तरफ रुख किया। मैडम, मेरा एक सुझाव है, हम इस शर्त पर थोड़ा लचीला रुख अपना सकते हैं। बदले में हमारा होटल आपकी कंपनी को 3 महीने की मुफ्त लोकल मार्केटिंग सर्विस देगा। इसमें होटल के अंदर आपके विज्ञापन और हमारे खास मेंबर्स को आपकी जानकारी भेजना शामिल होगा। जिंग याओ दंग रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेन यूचू ऐसा कोई रास्ता निकालेंगे। उसने कुछ पल सोचा और फिर सिर उठाकर कहा, ये ऑफर बुरा नहीं है, लेकिन मुझे अपने हेड ऑफिस से बात करनी होगी। जरूर। शेन यूचू मुस्कुराए। हमें आपकी खबर का इंतजार रहेगा। मीटिंग खत्म हुई। जिंग याओ जाने के लिए उठी। जब वो मेरे पास से गुजरी तो उसके कदम रुक गए। उसने मेरी तरफ देखे बिना धीमी आवाज में कहा, शाम 6 बजे होटल के बाहर वाले कैफे में मुझे तुमसे बात करनी है। और वो चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया। दिल में भावनाओं का एक सैलाब सा उमड़ रहा था। तभी शेन यूचू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। शाबाश, आज तुम अपनी मुलाकात के लिए वक्त से पहले जा सकते हो। मैंने शेन यूचू की तरफ देखा। मेरी आंखें एहसानमंद थी। शुक्रिया मैम। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शेन यूचू मुस्कुराई। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। शाम के ठीक 6 बजे मैं होटल के पास वाले कैफे पहुंचा। जिंग याओ वहां पहले से मौजूद थी। खिड़की के पास वाली सीट पर उसके सामने एक लाटे रखी थी। मैं उसके पास गया और उसके सामने बैठ गया। वेटर आया और मैंने एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर की। कैफे में सन्नाटा था, बस हल्का सा संगीत गूंज रहा था। हम दोनों खामोश थे। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। काफी देर बाद जिंग याओ ने ही चुप्पी तोड़ी। तुमने उस वक्त जानबूझकर कम नंबर क्यों लाए थे? उसकी आवाज बहुत धीमी थी, पर उसमें एक दर्द था जो साफ महसूस हो रहा था। मैंने सिर झुका लिया और अपने कप को कसकर पकड़ लिया। इस सवाल का जवाब मैं बरसों से उसे देना चाहता था। मेरे पिता की किडनी की बीमारी बढ़ गई थी। उनके इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत
जरूरत थी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज भारी हो गई थी। घर की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि दादाजी की विरासत भी पिता की बीमारी में लग गई थी। मेरे पास कॉलेज जाने के पैसे नहीं थे। मुझे पता था तुम मेरे साथ टॉप यूनिवर्सिटी जाना चाहती थी। मैं भी चाहता था, पर मैं तुम्हें पीछे नहीं खींचना चाहता था। तुम बहुत काबिल हो, तुम्हें एक बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए थी, न कि मेरे साथ इस दलदल में संघर्ष करना। मैंने सिर उठाकर जिंगियाओ की तरफ देखा। इसीलिए मैंने एग्जाम में जानबूझकर कई सवाल छोड़ दिए ताकि मेरा सिलेक्शन न हो सके। मुझे लगा कि मेरे बिना तुम अपनी नई जिंदगी सुकून से शुरू कर पाओगी। जिंगियाओ की आंखें लाल हो गईं और आंसू छलक पड़े। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वो सिसकते हुए बोली। तुम्हें सच में लगा कि ये मेरे भले के लिए था? तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुमने कॉलेज छोड़ दिया है तो मुझ पर क्या गुजरी। मुझे लगा कि तुम मेरा साथ नहीं चाहते, इसीलिए तुमने जानबूझकर ऐसा किया। फ्रांस में उन सालों के दौरान मैं हर दिन यही सोचती थी कि मुझसे क्या गलती हुई जो तुम मुझसे दूर हो गए। मैंने गाओ शू से भी पूछा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर उसने भी कुछ नहीं बताया। जिंगियाओ के गालों पर आंसू बह रहे थे। मेरे सीने में एक टीस उठी। मैंने हाथ बढ़ाया कि उसके आंसू पोंछ दूं, पर फिर खुद को रोक लिया। हमारे बीच अब बरसों का फासला आ चुका था। मुझे माफ कर दो, मैंने धीमी आवाज में कहा। मैं खुदगर्ज था, मैंने कभी तुम्हारी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। जिंगियाओ ने टिश्यू से अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ढूंढने आई थी। मैं बस ये जानना चाहती थी कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे होटल के बाहर मिलोगे, और वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। तुम्हें उस वर्दी में देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैं जानती हूँ तुमने बहुत मुश्किलें झेली हैं। नहीं, अब सब ठीक है। मैं मुस्कुराया। वो सब पुरानी बातें हैं। अब मेरे पास एक अच्छी नौकरी है और मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा हूँ। मेरे पिता की हालत भी अब काबू में है, हालांकि उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, पर वो पहले से बेहतर है। जिंगियाओ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सुकून था। क्या हम फिर से दोस्त बन सकते हैं? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। मैंने उसकी उम्मीद भरी नजरों को देखा और सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल। मेरा जवाब सुनकर जिंगियाओ मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, पर वो मुस्कान बारिश के बाद खिली धूप जैसी थी। हमने ढेर सारी बातें की। स्कूल के वो दिन, वो शरारतें और इन सालों के हमारे तजुर्बे। ऐसा लगा जैसे वक्त की धूल उन यादों को धुंधला नहीं कर पाई थी। जब हम कैफे से बाहर निकले तो रात हो चुकी थी। जिंगियाओ ने मुझे घर तक ड्रॉप किया। गाड़ी रुकी और मैं बाहर खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर कभी भी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बेझिझक फोन करना। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। तुम भी अपना ख्याल रखना। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरने ही वाला था कि जिंगियाओ ने मुझे आवाज दी, चेनमो। मैंने मुड़कर उसे देखा। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, तुम्हारी भी। मैं मुस्कुराया और सोसाइटी के अंदर चला गया। जब मैं घर पहुंचा तो लिन यफे हॉल में बूबू को खाना खिला रही थी। बूबू वही कुत्ता था जिसे लिन यफे 2 दिन पहले सड़क से उठा लाई थी। बूबू ने मुझे देखा और पूंछ हिलाता हुआ मेरे पास दौड़ आया और मेरे पैरों से लिपट गया। आज तो तुम काफी जल्दी आ गए। लिन यफे ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। ये पहली बार था जब उसने मुझे देखकर ऐसी प्यारी मुस्कान दी थी। हाँ, आज छुट्टी जल्दी मिल गई। मैं भी मुस्कुराया और उसके पास बैठकर बूबू को खिलाने लगा। हम दोनों बूबू को खिलाते हुए बातें करने लगे। बातों बातों में मुझे पता चला कि वो एक डिजाइन कंपनी में डिजाइनर है और आजकल एक बड़े प्रोजेक्ट का बोझ इतना ज्यादा था कि मेरा मूड काफी खराब रहता था। लेकिन अब उस मेरे पिछले कुछ सालों के संघर्ष के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो मुझे बेहतर समझने लगा था। सच है, अगर हम पुरानी बातों को भुला दें तो लोगों से रिश्ता निभाना कितना आसान हो जाता है। आने वाले वक्त में मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा। ए फ्लैट मेरा हर दिन काफी मसरूफ गुजरता है। होटल में काम के दौरान मेन सिक्योरिटी सिस्टम्स की बारीकियों को समझता हूँ और अपने साथियों के साथ मिलकर हर काम पूरा करता हूँ। छुट्टी के दिन मैं घंटों लाइब्रेरी में बैठकर होटल मैनेजमेंट और मार्केटिंग की किताबें पढ़ता रहता हूँ। शेन युचू भी अक्सर मुझे नए नोट्स देती है और मुझे आगे बढ़ने के लिए हौसला देती रहती है। गाओ जू का काम भी होटल में सही चल रहा है। वो अक्सर मुझसे मिलने आता है और हम साथ खाना खाते हुए काम की बातें करते हैं। उसका ल्यू कियान से ब्रेकअप हो गया है। उसने बताया कि कुछ वक्त साथ बिताने के बाद यूज एहसास हुआ कि अन दोनों की सोच और पसंद बिल्कुल अलग है, इसलिए साथ रहना मुमकिन नहीं था। मैं उसके लिए खुश हूँ। जिंगियाओ भी कभी कभी मुझे फोन करती है और हम काम के सिलसिले में बातें करते हैं। कभी हम कॉफी पर मिलते हैं और एक दूसरे की जिंदगी के बारे में हाल चाल लेते हैं। ए फ्लैट हमारे बीच पहले जैसी कशमकश नहीं रही, बस एक गहरी दोस्ती और भरोसा बचा है। 3 महीने बाद जिंग ग्रुप और कार्टियर होटल का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। क्योंकि इस प्रोजेक्ट की डील में मेरा काम काफी अच्छा था, इसलिए शेन युचू ने मेरा प्रमोशन करके मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट बना दिया। ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका था। मैं और भी जी जान से काम करने लगा। रोज रात देर तक ऑफिस में रुकता। लिन याइफी को पता था कि मैं थक जाता हूँ, इसलिए वो अक्सर मेरे लिए कुछ न कुछ स्नैक्स बना कर रखती। बूबू भी अब मुझसे काफी घुल मिल गई थी। रोज जब मैं काम से लौटा तो वो दरवाजे पर मेरा इंतजार करती मिलती। एक रात मैं 11 बजे के बाद घर पहुँचा।
सोसाइटी के गेट पर मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो मेरे चाचा चेन शोजी थे। वो बिल्कुल पहले जैसे हाई थे, वही नकली नाइट टी शर्ट और हाथ पर वही पुराना टैटू। चाचा, मैंने आवाज दी। चेन शारोजी ने मुड़कर देखा और मुझे देखकर मुस्कुराए। अभी काम से लौटे हो? जी, मैंने सर हिलाया। आप यहाँ कैसे? बस कुन्मिंग में कुछ काम था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। उन्होंने कहा, सुना है अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, होटल के मैनेजमेंट में पहुंच गए। नहीं चाचा, बस एक असिस्टेंट हूँ, अभी मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचा। मैंने शर्माते हुए कहा, फिर भी अच्छा है, डिलीवरी बॉय के काम से तो लाख गुना बेहतर है। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। तुम्हारे पिता की तबीयत अब पहले से बेहतर है। मैं तुम्हारे लिए घर से कुछ देसी अंडी लाया हूँ। हम दोनों बातें करते हुए सोसाइटी के अंदर चलने लगे। चाचा ने बताया कि अब उन्होंने वो गलत काम छोड़ दिए हैं और अब वो अपनी एक गैराज चला रहे हैं जहाँ काम अच्छा चल रहा है। मुझे उनके लिए खुशी हुई। घर पहुँचे तो आहट सुनकर लिन ये अपने कमरे से बाहर आए। ये मेरे चाचा हैं, चेन शोजी। मैंने परिचय करवाया और ये मेरी रूममेट है, लिन ये। नमस्ते। लिन ये ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। नमस्ते। नमस्ते, चाचा ने भी जवाब दिया। मैंने उनके लिए पानी लाया और लिन के बनाए हुए स्नैक्स उनके आगे रख दिए। चेन शोजी ने कहा, तुम्हें इतने अच्छे हाल में देखकर मेरा दिल भर आया है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहना, कभी हार मत मानना। जरूर चाचा, मैंने सर हिलाया। अगली सुबह मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने गया। जाते जाते उन्होंने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। इसमें 5,000 रुपए हैं, इन्हें रखो और अपनी सेहत का ख्याल रखो, अच्छे से खाना पीना। नहीं चाचा, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मैं कामा लेता हूँ। मैंने लिफाफा वापस करने की कोशिश की। रख लो इसे, उन्होंने थोड़ा गुस्से में कहा। ये मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे पिता की चिंता मत करना, मैं हूँ ना सब संभालने के लिए। मैंने उनकी आंखों में वो अपनापन देखा और चुपचाप लिफाफा रख लिया। शुक्रिया चाचा। अरे पगले, अपनों से कैसा शुक्रिया? चेन शारोजी मुस्कुराए और ट्रेन की तरफ चल दिए। उन्हें जाते हुए देखकर मेरा दिल भर आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहे कितना भी दूर निकल जाऊं, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ है। 6 महीने बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरे बेहतरीन काम की वजह से शेन यूचू ने मुझे प्रमोट करके वाइस मैनेजर बना दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से इस बड़े शहर में अपनी एक पहचान बना ही ली थी। उस रात मैंने शेन यूचू, गाओजू, लिन, याइफी और जिंगयाओ को दावत पर बुलाया। सब बहुत खुश थे और माहौल काफी खुशनुमा था। शेन यूचू ने अपना ग्लास उठाया और कहा, चेन हो, मुबारक हो, तुम इस कामयाबी के हकदार हो। शुक्रिया मैडम। मैंने भी अपना ग्लास उठाया। अगर आपने मुझे मौका ना दिया होता तो मैं आज यहाँ ना होता। और गाओजू, लिन, जिंगयाओ, आप सबका भी शुक्रिया। थोड़ी देर बाद मैं अकेले बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। सफर अभी लंबा है, लेकिन अब मुझे अपना भविष्य साफ दिख रहा है, अपनी इस बेमिसाल जिंदगी के नाम।